हेलो। क्या हालचाल भाई है। तो चलते हैं आज हम अपने लेक्चर की तरफ, अगले पार्ट की तरफ, जिसका नाम है रोटेशन मोशन। ठीक है। तो रोटेशन मोशन आज स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले जो है, आई होप आपने सेंटर ऑफ मास की जो केपीपी मैंने आपको दी थी वो आपने लगा ली होगी। ठीक है। जो मैंने पिछले कल दी थी। उसके बाद मैंने सेंटर ऑफ मास के पीवाई क्यू भी आपको दिए थे, तकरीबन शायद 20 से 24 के आसपास की उनकी क्वांटिटी थी। और मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चे पीवाई क्यू लगाएं। ठीक है। जरूर लगाएं का मतलब जरूर लगाएं, और नीचे कमेंट बॉक्स में भैया टाइप करके बताएं कि कितने पीवाई क्यू में से कितने क्वेश्चंस आप बना पा रहे हो। ठीक है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, टाइम बाउंडेशन के अंदर काम करना है। तो अब अगर 24 पीवाई क्यू है तो आप ये मान के चलो कि एडवांस में एक सवाल को करने के 3 मिनट मिलते हैं हमको। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली। तो अपन 3 मिनट का एवरेज लेके चलेंगे, तो इसका मतलब वो जो सपोज 24 सवाल मैंने आपको दिए हैं तो उसके लिए आपके पास है 70 मिनट। ठीक है। 70 मिनट है। अगर किसी ने नहीं लगाए हैं तो प्लीज आज उसको लगाइए, और सेंट्रोमास के पीवाई क्यू को 70 मिनट में आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और ओवरऑल कितने कर पा रहे हैं ये भी टाइप कीजिए, क्योंकि ऐसा ही कुछ आपको जो है मेन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। आइडियली मैं ये चाहूंगा कि 70 में से कम, आप समझ रहे हैं ना, जो 24 सवाल है, 24 सवाल में से कम 20 सवाल आपके एडवांस में बनने चाहिए। कम से कम बता रहा हूं मैं, हर एक बच्चे से। ऑल दो मुझे गुस्सा भी आया कल। ठीक है। कल मैंने आपको केबीपी जो दी थी, तो मुझे सीरियसली गुस्सा भी आया जब मैं कमेंट पढ़ रहा था कि कुछ बच्चों के 10 सवाल बन रहे हैं, कुछ बच्चों के 15 सवाल बन रहे हैं, कुछ बच्चों के जो है 8 सवाल बन रहे हैं, 7 सवाल बन रहे हैं। ठीक है। कुछ बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट तो है, लेकिन इंप्रूवमेंट का रेट बहुत स्लो है। ठीक है। तो मुझे मतलब अजीब, मतलब मन कर रहा था पिटाई लगाऊं भाई। मैंने कहा ऐसा कैसे हो रहा है भाई, तुम क्यों नहीं मेहनत कर रहे हो, स्पीड बढ़ाओ भाई। अब ये लोलो पोपो वाला वक्त नहीं है। अब ये मैं ऐसा नहीं कि मैं तुझे कोई बात नहीं लल्ला, कोई बात नहीं, इस टाइप से नहीं। ये मार खाने वाली काम है। ठीक है। अगर मैंने पिछली केपीपी दी थी जिसमें 30 सवाल दिए थे, तो भैया 30 में 25 से ज्यादा बनना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता इस मामले में। ठीक है। किसी के 10 है तो मेहनत कर। ठीक है। अपनी स्पीड बढ़ाओ, मेहनत करो, इधर उधर का समय बचाओ। हरी बात समझो, 25 सवाल मतलब 25 सवाल। ठीक है। एटलीस्ट चल, ठीक है, टाइम बाउंडेशन को हटा दो। ठीक है। टाइम बाउंडेशन को हटा दो। टाइम बाउंडेशन को हटाने के बाद 30 में से 25 सवाल बनने चाहिए आपके। ठीक है। हर हाल में। अब टाइम बाउंडेशन में 20 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए भाई साहब। 30 में से 20 सवाल तो आपको करने ही करने हैं। अगर किसी बच्चे के 10 सवाल हो रहे हैं तो और ज्यादा मेहनत करो, किसी के 7 से 8 हो रहे हैं और ज्यादा मेहनत करो, किसी 15-16 हो रहे हैं और ज्यादा मेहनत करो। गुस्सा आएगा, मैं कुछ नहीं जानता, रोने का मन करेगा, पेज फाड़ने का मन करेगा, मैं कुछ नहीं मानता, मैं कुछ नहीं जानता, इस चीज से होके गुजरना है, गुजरना पड़ेगा आपको, आप कितनी कोशिश कर लो। ठीक है। नहीं तो यही गुस्सा तुझे मेन एग्जामिनेशन में वहां भी दिखेगा कि जब तुझसे कुछ सवाल नहीं बन रहे होंगे। इसलिए आपको तैयार रहना है। और ये 30 सवाल जो मैंने केपीपी के पिछले दिए थे, आई वांट आपकी क्लास में हर एक बच्चा टाइम बाउंडेशन को हटा दें तो 25 सवाल पूरी बिल्कुल सही तरीके से सही करने की जो है अपने अंदर काबिलियत रखे। और अगर मैं टाइम बाउंडेशन फिक्स कर दूं 2 से 3 मिनट एक सवाल के लिए, तो 20 सवाल से ज्यादा हर किसी को करने ही करने। मैं कुछ नहीं जानता, देख बात समझ मारिए। ठीक, मेहनत करो। आप एक अलग जोन में जा चुके हो उस टाइम पे। ठीक है। वरुण बैच है, कोई ऐसा स्पून फीडिंग बैच बिल्कुल नहीं है। आप सब लोग अपने अंदर इंप्रूवमेंट करो, सब लोग कोशिश करो। ठीक है। टारगेट जितना बड़ा रखोगे उतना ज़्यादा जो है आपके अंदर जो है डेवलप होगा, जाहिर सी बात है। पहली बात। दूसरी बात, अब रोटेशन पे चलते हैं। ठीक है। और मेरा टारगेट है कम से कम 150 सवाल अपन रोटेशन में लगाएं। कम से कम। ठीक है। इसकी केपीपी पे काम चालू हो गया है। ठीक है। इसकी बढ़िया तरीके से केपीपी बना के दूंगा तुम्हें। ठीक है। उसमें सब कुछ रहेंगे, मार्केट के क्वेश्चंस भी रहेंगे, एरोडॉप के सवाल भी रखूंगा मैं उसमें। ठीक है। कुछ जरूरत रहेगी, कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस अगर मुझे लगेंगे तो पाथफाइंडर के क्वेश्चंस भी डाल दिए जाएंगे, और भी चीज़ों के क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे। ओलंपियाड के पीवाई क्यू भी मैं डाल दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। बस आप पूरी जान लगा दो बढ़िया तरीके से, और प्लीज अपनी स्पीड पे वर्कआउट करो, रीडिंग स्किल और स्पीड पे। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि स्पीड के चक्कर में सिली मिस्टेक्स करना स्टार्ट कर दो, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है। ये भी नहीं चाहिए। ठीक है। इसलिए आप समझो, हर चीज की जरूरत है, स्पीड की भी जरूरत है, एक्यूरेसी की भी जरूरत है। ठीक है। तो चलो, अब क्योंकि आज का लेक्चर है, मैंने ऐसा सोचा कि मैं सीधा रोटेशन की केपीपी दे दूंगा, तो शायद काफी बच्चे उसके साथ कॉप अप नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे हो सकता है भूल भुला जाए, अरे सर ये तो सवाल बहुत स्लो बन रहे हैं, याद ही नहीं आ रहा है क्या क्या कंसेप्ट था। तो मैंने ये सोचा फिर कि मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं पहले आपको रोटेशन का एक एक लेक्चर जो है पूरा
पूरा का मतलब तू जानता है यार, क्लास में तो हम 20 लेक्चर तक पढ़ते हैं इसको, अपने पास 20 लेक्चर नहीं है, इनफैक्ट अपने पास तो एक लेक्चर भी नहीं है, सच बात तो ये है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसमें एक लेक्चर ऐड कर रहा हूं जिसमें मैं आपको सारे रोटेशन के मोटे इंपॉर्टेंट और थोड़े से मुश्किल वाले, आसान वाली चीज़ नहीं, थोड़े से मुश्किल वाले जो अक्सर बच्चा भूल जाता है, वो कंसेप्ट मैं आपको रिवाइज करा दूं। ठीक है, ताकि पूरी क्लास एक साथ जुड़ जाए। और अगर आप पूरे साथ सारे इस लेक्चर को आपको सबको देखना है, हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें नई आपको देखने के लिए मिले, हो सकता है कुछ चीज़ें आप जो है भूल भुला गए, तो आपका रिवीजन यहाँ पे हो जाए। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ये आप जरूर कीजिएगा, इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, मैं उसमें पूरी कोशिश करूंगा। ये लेक्चर का ड्यूरेशन लंबा नहीं रखूंगा मैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर कोई रोटेशन तुम में से कोई बच्चा बिल्कुल ही भूल गया, किसी की परसेंटाइल 99 से कम है, 98 वाला है, 97 वाला है, ठीक है, और रोटेशन भूल भुला गया है, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि आप ये मेरे यूट्यूब पे जाइएगा, जेई वाला चैनल पर। यूट्यूब पर मैंने 2.5 घंटे में पूरा रोटेशन रिवाइज करा रखा है, 2.5 घंटे में, ठीक है। तो उसको अगर आप 1.5x पे देखोगे तो आई होप आप उसको जो है 2 घंटे, 2.25 घंटे में आप उसको पूरा देख लोगे। नोट्स आपको बनाने नहीं है, आप बस उसको बढ़िया तरीके से देखते जाना 1.5x पे। और भाई साहब, आई थिंक आपका उनसे उस लेक्चर के बाद बढ़िया शानदार वाला रिवीजन हो जाएगा, 2.5 घंटे को अगर कंसिडर करें तो, ठीक है। तो जिन बच्चों की परसेंटाइल 99 से कम है, मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि पहले वो लेक्चर जाके जरूर देखें, उससे आपका जो है पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। और वहां जाके कमेंट भी करें कि हाँ भैया, हम वहां से आए हैं रिवीजन करने के लिए, ठीक है, ताकि मैं कभी देखूं तो मुझे आइडिया लग जाए, ठीक है। 2.5 घंटे वाला लेक्चर, 12 घंटे वाला लेक्चर नहीं, 12 घंटे वाला तो वो वन शॉट वाला, वो नहीं कह रहा हूं मैं, एक 2.5 घंटे का लेक्चर भी है, वो जरूर देखना। जेई वाला चैनल पे सलीम सर रोटेशन मोशन आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और रोटेशन में हम लोग ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया 250 का मेरा, 150 का मेरा टारगेट है, ठीक है। और 150 का टारगेट है, तो अगर आप इसमें जो है 130 140 तक पहुंचे तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि रोटेशन खुद एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पूरी मैकेनिक्स आ जाती है, ठीक है। इसमें आपको इसमें आपका जो है एनएलएम भी आ जाएगा, फ्रिक्शन भी आ जाएगा, सर्कुलर मोशन भी आ जाएगा, सेंटोमास भी आ जाएगा, वर्क पावर एनर्जी भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूरा का पूरा आपका मैकेनिक्स सब बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, हो सकता है हम एसएचएम चले या किसी और की तरफ चले, ठीक है भाई साहब। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना जो है रोटेशन का रिवीजन। चलो तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप याद कर लीजिएगा, ये मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा हूं, ठीक है। ये सबको आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका कितना होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये सारी चीजें आपके हवाले करता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद फिर अपन जाते हैं टॉर्क निकालना। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, आई होप आप सबको फॉर्मूला मालूम होगा। उसके बाद फिर अपन जो है जाते हैं फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन में, ठीक। तो अगर मैं बात करूं फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन से पहले अपन बात करते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के सवालों में क्या करना होता है, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो इसका मतलब उस पर नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है, ठीक है। नेट फोर्स जीरो का मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला फोर्स, और नेट टॉर्क भी जीरो है। नेट टॉर्क जीरो होने का क्या मतलब हो गया कि किसी भी पॉइंट के अबाउट आप जो है टॉर्क जो है जीरो कर सकते हो, क्लियर है। लेकिन सबसे बढ़िया पॉइंट कौन सा होता है, सबसे बढ़िया पॉइंट वो वाला होता है जिससे ज्यादा से ज्यादा फोर्स पास कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के सवालों पे कुछ सवाल एडवांस ने पूछे हैं, उसके बाद फिर अपन यहां से निकलते हैं। तो अगला पोर्शन हमारे पास आता है फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन। फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन में जो काम के फॉर्मूले हैं, पहला तो होता है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, आई होप आप सबको क्लियर होगा। दूसरा, सर अगर अपन सपोज किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस एम पी, ठीक, ठीक है सर जी। उसके बाद अगर अपन किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं जो फिक्स है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा, जहां आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं होता है, आई होता है उस पॉइंट के अबाउट जहां पर आपने कील ठोक रखी है, क्लियर है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हम इन्हीं चीजों के साथ ही खेलते हैं। आ रही बात समझ में, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, आर क्रॉस एम बी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और फिर बॉडी फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन में जहां पर आई हो जाएगा उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस पॉइंट के अबाउट आपने कील ठोक रखी है, ठीक है। और तीसरा अगला जो था वो था आपका आई इंटू ओमेगा इज एंगुलर मोमेंटम। अब फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन में अगर अपन चेक करें तो 3-4 प्रोफाइल के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला तो मिल जाएगा सिंपल पार्टिकल पे, और एडवांस ने 2 से 3 बार पूछा है उस पर, सिंपल फॉर्मूला ओरिएंटेड, कि आपको आर वेक्टर दे दिया जाएगा, ठीक है। आर वेक्टर में मैथ्स घुसेड़ दी जाएगी वो तेरे को परेशान करने के लिए, और फिर आपसे किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछ लेगा, किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछ लेगा। एडवांस में इस तरह के 3 सवाल पूछे गए हैं। आई होप आपको, अगर आपने पीवाईक्यू लगाए होंगे तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि बस कुछ नहीं करा उसने, या तो आर दे के सारी चीजें पूछ ली या फोर्स दे के सारी चीजें पूछ ली,
ठीक, अगर सपोज आर दे दिया है तो आर को डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आ जाएगी, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलेरेशन आ जाएगा, मास से मल्टीप्लाई करोगे फोर्स आ जाएगा। ठीक, और ये सारी चीजें आ गई तो एंगुलर मोमेंटम जिस पॉइंट के अबाउट पूछ रहा है आर क्रॉस एम भी करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट है, मैथमेटिक्स है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा पार्टिकल का। दूसरा बोले सर अगर टॉर्क पूछ रहा है किसी पॉइंट के अबाउट तो आर क्रॉस एफ करना पड़ेगा, इट जस्ट द मैथ्स, इज नॉट द, इसमें कोई फिजिक्स है ही नहीं, केवल और केवल मैथ से थोड़ा और डराने की कोशिश करेगा तो आर का फंक्शन थोड़ा सा मुश्किल दे देगा, आई कैप जे कैप के कैप में दे देगा ताकि आप थोड़े से डर जाओ। आप सब लोग जानते हो एडवांस ने इस पर सवाल पूछा है, क्लियर है। इस सवाल के लिए चाहिए आपकी कैलकुलेशन, स्पीड, हमारी बात समझ में, और एक्यूरेसी। ठीक, उसके बाद कुछ सवाल में ऐसा होगा कि सपोज फोर्स दी थी आपको, तो अगर आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो जो है मास से डिवाइड करके तो वेलोसिटी पहुंच जाओगे, उसको डबल इंटीग्रेट कर दोगे तो भाई साहब आर पे पहुंच जाओगे। सपोज उसके बाद जो लिमिट्स वगैरह दे रखी है उन्होंने कि टी बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी है, टी बराबर जो पोजीशन पार्टिकल की लोकेशन क्या, उस हिसाब से आप फिर से वहां पर खेल जाओगे, मतलब इट जस्ट ए काइनेमेटिक्स। तो इस पे भी सवाल पूछे गए। उसके बाद नेक्स्ट अगला फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन पे भी सवाल पूछे गए, ये मैंने आपको बता दिया। फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन का सिंपल सा तरीका होता है एफबीडी बनाओ और भाई साहब नेट फोर्स 0 कर दो, नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 कर दो। ये तो हो गई तेरी दो प्रोफाइल। तीसरी प्रोफाइल जो अपन चले, सॉरी ये थोड़ा पुराना वाला मैंने इक्विलिब्रियम वाले सवाल बोला है जो थोड़ी देर पहले बताया, इक्विलिब्रियम वाले सवाल जिसमें एफ नेट 0 करना है और नेट टॉर्क आपको क्या करना है 0 करना है। फिक्स एक्सिस रोटेशन में फिर अगला सबसे ज्यादा और जो पूछे गए हैं वो है आपके एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड सवाल। ठीक, जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होता है उस पॉइंट के अबाउट अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। अब जब आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हो तो ध्यान से देखो किसका कर रहे हो और किसके अबाउट कर रहे हो। आमतौर पर अगर सपोज कोई बॉडी हिंज है तो हम लोग हिंज पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई दूसरा पॉइंट पकड़ लिया तो जिस जगह पे आपने हिंज कर रखा है, जिस जगह पे आपने कील ठोक रखी है, उस पॉइंट के अबाउट जो है उस जगह पे वो हिंज फोर्स आएगा। तो अगर आपने कोई दूसरा पॉइंट पकड़ लिया तो उस हिंज फोर्स का जो है टॉर्क आने की संभावना होती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, सपोज कोई फिक्स वाला सवाल है, हिंज कर रखा है, फिक्स कर रखा है, डिस्क को फिक्स कर दिया, रॉड को फिक्स कर दिया, और फिर अगर सपोज आपसे बोले एक पार्टिकल आके टकरा रहा है या फिर एक पार्टिकल उसको उधर छोड़ के भाग गया, या सपोज ये एक बंदूक एक रॉड थी बीच में हिंज है, एक पार्टिकल इधर भाग गया, एक पार्टिकल इधर भाग गया, तो इस तरह के पार्टिकल में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेसिकली ये कंसेप्ट लगता है। तो ऐसे सवालों में हमेशा याद रखो हिंज पॉइंट के अबाउट, मोस्टली केसेस में 99.99% केस में आपको हिंज पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। हिंज पॉइंट के अबाउट क्यों करना है? क्योंकि अगर आपने कोई दूसरा पॉइंट पकड़ लिया तो जो हिंज पॉइंट है वहां पर कोई ना कोई हिंज फोर्स लग रहा होगा जिसने उस बॉडी को भागने नहीं दिया। तो कोई दूसरा पॉइंट पकड़ लोगे तो दूसरे पॉइंट के अबाउट जो है दूसरे पॉइंट का उस हिंज फोर्स का टॉर्क आ जाएगा, और अगर टॉर्क आ गया तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। जैसे पहले हम लोग बोला करते थे कि एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन मोमेंटम विल बी कंजर्व, उसी प्रकार से यहां पर बोलेंगे कि अगर किसी पॉइंट के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तो आप तब करोगे ना जब आपको लिखना आता होगा। तो इसके लिए लिखना आने के लिए आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि सर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस एम बी या एम वी आर, और बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होता है किसी पॉइंट के अबाउट उसको फिक्स कर रखा है तो उस पॉइंट के अबाउट आई इंटू ओमेगा। क्लियर है? इस दौरान हम काफी सारे सवाल देखा करते थे कि पार्टिकल आया, चिपक गया, ई की वैल्यू दे दी, बता दो ओमेगा कितना होगा, इंपल्स वगैरह पूछ लिया करता था। उसके बाद एक अलग प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस थोड़ी सी आसान होती है, वो देखने के लिए मिलती है वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड सवाल। ठीक, यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम वही है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और ये तो आप तभी लिख पाओगे ना जब आपको काइनेटिक एनर्जी लिखना आता होगा। तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होती है, सबको याद है, और बॉडी अगर कोई फिक्स है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां आई होता है उस पॉइंट का अबाउट एंगुलर मोमेंटम जहां पर आपने कील ठोक रखी है। क्लियर है? तो ये फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन में तीन इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। या तो काइनेटिक एनर्जी पे भी सवाल पूछ लेगा, हीट लॉस वगैरह पूछ लेगा, ठीक है, और जो है या फिर कोलिजन पे भी सवाल पूछ लेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इंपल्स जैसा होता था, इंपल्स का एनालोगस यहां पर होता है एंगुलर इंपल्स। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ था, उसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम बराबर आर क्रॉस पी लिख सकते हो किसी पार्टिकल के लिए। उसी प्रकार से एंगुलर इंपल्स बराबर आर क्रॉस जे लिख सकते हो, जहां पर जे क्या होता है इंपल्स, जे इंपल्स है तो आर क्रॉस जे इज कॉल्ड एंगुलर इंपल्स या मोमेंट ऑफ इंपल्स। क्लियर है? ऐसा थप्पड़ जो भगा दे, अगर मैं उसको इंपल्स बोलूं तो ऐसा थप्पड़ जो नचा दे उसको एंगुलर इंपल्स बोलूंगा। और यहां पर एक और वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जैसे इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम होता है वैसे ही एंगुलर इंपल्स बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है। अगर सपोज फिक्स एक्सिस रोटेशन है और मैं आपसे पूछ लूं भैया बता दे ये रॉड थी, इसके ऊपर एक पार्टिकल आके टकरा गया, रॉड पहले रुकी भी थी, अब रॉड घूम गई, तो बताओ एंगुलर इंपल्स कितना हुआ इस पॉइंट के अबाउट। तो आप सीधा बोलोगे सब फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। दीज डेफिनेशंस आर वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको बहुत ही कायदे में पढ़ो कि इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम और एंगुलर इंपल्स का मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। और इंपल्स चेंज इन मोमेंटम तो है, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इन सारी डेफिनेशंस का यहां पर इस्तेमाल होता है। क्लियर है? तो ये तो हो गए आपके फिक्स एक्सिस रोटेशन वाले। उसके बाद फिर अपन चलते हैं सीआरटीएम, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं सीआरटीएम में। सीआरटीएम में सबसे पहले सेफ हो जाओ, इंक्लाइन प्लेन पर अगर आप किसी बॉडी को छोड़ देते हो तो उसका एक्सलेशन नीचे की तरफ होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये खैर जेमेंस में ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन एडवांस ने भी एक दो सवाल पूछे थे पहले की तरफ। उसके बाद अब लौट के वापस आते हैं, सीआरटीएम में आपको क्या क्या आना चाहिए? सबसे पहले किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट का एक्सलेशन आपको लिखना आना चाहिए सबसे पहले। क्लियर है? और सीआरटीएम में जो रोलिंग की कंडीशंस है वो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस मैं आज लूंगा जिनसे जो है आपका रोलिंग का कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, तो क्या बोला मैंने? सीआरटीएम में सबसे पहले आप किसी भी पॉइंट की स्पीड को लिखना आना चाहिए, आपको वेलोसिटी लिखनी आनी चाहिए, और किसी भी पॉइंट का मैं एक्सलेशन आपसे पूछूंगा तो एक्सलेशन भी आपसे आना चाहिए। सपोज मैं ऐसा बोल दूं कि भाई ये कोई रैंडम बॉडी है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये आगे जा रहा है बी से और ये घूम रहा है ओमेगा से, इसके पास है अल्फा और आगे एक्सलेशन है ए। मैंने सारी चीजें दे दी यहां पर। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई एक बात बताओ मुझे, इस पॉइंट के बारे में बताओ, इस पॉइंट की पहले बताओ कि वेलोसिटी क्या होगी। तो जब वेलोसिटी के बारे में बात करो तो एक्सलेशन को भूल जाओ। तो आप बोलोगे कि सर देखो, अगर ये सेंटोमास आगे बी से जा रहा है तो इसका मतलब ये भी आगे बी से जाएगा। ये ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी हो गई है। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। और अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा होगा, इसका मतलब इस तरफ मैं बोल सकता हूं ये डिस्टेंस अगर x है तो x ओमेगा इसके पास घूमने वाली वेलोसिटी आ जाएगी। आई होप आप समझ गए हो मैं कौन सा कंसेप्ट लगा रहा हूं कि ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। सीआरटीएम को हम लोग इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन प्लस उसके अबाउट रोटेशन। और ये हम लोग देखते थे कि रिजिड बॉडी में क्या होता था, हर बंदा हर बंदे के अबाउट घूमता था और सबका ओमेगा सेम होता था। तो यहां पर ये बॉडी आगे जा रही है, घूमते हुए आगे जा रही है, तो मैं इसको इस तरह सीआरटीएम को मैं इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकता हूं, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटोमास प्लस रोटेशन अबाउट सेंटोमास। तो ये तो होगी भाई साहब वेलोसिटी। अब अगर कोई बोले कि भाई इसका एक्सलेशन बताओ कितना होगा, तो उसी प्रकार से एक्सलेशन के साथ खेलेंगे। अगर सेंटोमास का एक्सलेशन आगे ए है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इस पॉइंट का एक्सलेशन भी आगे ए हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई साहब ये अल्फा है, अल्फा है का मतलब ओमेगा चेंज हो रहा है, अल्फा ओमेगा, यहाँ पे मैंने सेम साइन दे दी, इसका मतलब ओमेगा बढ़ता जा रहा है। तो अल्फा है तो एटी बराबर आर अल्फा, दैट मींस इस पॉइंट के पास इस तरफ टेंजेंशियल एक्सलेशन भी होगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एटी बराबर आर अल्फा। याद रखना कभी आप एक्सलेशन लिख रहे हो तो हमेशा तीन टर्म के बारे में याद रखना है कि भैया एक्सलेशन के तीन टर्म्स आएंगे। ठीक, अब तीन में कोई एक जीरो हो जाए तो हो जाए, लेकिन याद रखना वेलोसिटी में दो टर्म्स आते थे लेकिन एक्सलेशन में तीन टर्म्स आते थे। बोले क्यों? बोले क्योंकि सर ये सेंटोमास के अबाउट घूम भी तो रहा है, तो इसका मतलब इसके पास इस तरफ सेंट्रीपिटल एक्सलेशन भी तो होगा, हाफ सॉरी एक्स ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर बेसिकली, जिसको मैंने बोल दिया एक्स ओमेगा स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया मेरे भाई, एक्सलेशन हो गया। मैं यहां पर यही कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूं कि मान ले पॉइंट ए है तो आप लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ ए, पहले वेलोसिटी के साथ लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? तो ये चीज मैंने यहीं पे लिखी थी कि ये भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास, मतलब सेंटर मास के ऊपर जाके बैठोगे तो घूमता हुआ दिखाई देगा विच इज एक्स ओमेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इसका और इसका रिजल्टेंट विल बी वेलोसिटी ऑफ ए। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो हम आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ ए बराबर एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, उसी प्रकार से अब यहां पर इंपॉर्टेंट होता है आपके पास काइनेटिक एनर्जी लिखना। कोई बॉडी सीआरटीएम कर रही है तो सीआरटीएम में उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जैसे मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं दोनों चीजें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक था फिक्स एक्सिस, ठीक है, और एक है सीआरटीएम। ठीक है, क्योंकि जिन फिजिकल क्वांटिटी के साथ हमको खेलना है वो फिजिकल क्वांटिटी के रिलेटेड फॉर्मूला आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां सबसे पहले क्या था, बोले सर टॉर बराबर आई अल्फा, मन का ठीक है, एक्सिस के अबाउट। और क्या था, बोले सर काइनेटिक एनर्जी होती है सर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मन का ठीक है। बोले एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, बोले आई इंटू ओमेगा। और सर एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का कितना होता है, मन का आर क्रॉस एम बी। ये फॉर्मूला भी हमने देख लिए। उसी प्रकार से आप यहां पे क्या बोलोगे, बोले सर यहां पे सीआरटीएम में सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी सी स्क्वायर, जहां पर आई क्या है, सेंटोमास के अबाउट। ठीक है, सो दिस इज
ये भी फील दे रहा है, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो कोई बॉडी जो सीआरटीएम कर रही है किसी पॉइंट के अबाउट, उसका एंगुलर मोमेंटम होता है आई सी ओमेगा प्लस आर क्रॉस एम वी सी। इसमें एक एक टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वाली चीज में सबसे मुश्किल आर्टिकल मान सकते हो। मेंस में इस पर कोई सवाल भी नहीं है, इसलिए मेंस में हम इसको भाव भी नहीं देते थे, लेकिन एडवांस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आईसी इज द पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आर वो वेक्टर है जिसकी मुंडी सेंटर ऑफ मास पर है और पूंछ उस जगह पर है जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है, ठीक है। और एम टोटल मास है और वीसी इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। हमारी बात समझ में? तो ये सबसे ज्यादा रिस्क है, यहां पर बहुत गलतियां भी हो जाती है, जिसको हम लोग आज अप्लाई करेंगे और हम इसकी फील भी लेंगे, ठीक। उसके बाद बाकी सीआरटीएम में जो है एक्सलेशन निकालना, वेलोसिटी निकालना, आई थिंक वो सारी चीजें आपको क्लियर है। फिर एक स्पेशल केस होता है रोलिंग का। रोलिंग इज ए स्पेशल केस ऑफ सीआरटीएम, जिसमें अगर मैं ऐसा बोलूं, मैंने कहा भाई सपोज ये जमीन है और ये आगे जा रहा है बी से और ये घूम रहा है ओमेगा से, तो बी बराबर हो जाएगा आर ओमेगा इज द कंडीशन फॉर रोलिंग, ठीक। तो ये बी बराबर आर ओमेगा होता है रोलिंग को अचीव करने की कंडीशन। और अगर मैं ऐसा कह दूं यहां पर इसी सवाल में कि भाई साहब मैं रोलिंग मेंटेन रखना चाहता हूं, तो मान लो इसका एक्सलेशन ए है और ये घूम रहा है अल्फा से, तो ए बराबर आर अल्फा इज द कंडीशन फॉर टू मेंटेन द प्योर रोलिंग। याद रखना बी बराबर आर ओमेगा टू अचीव द प्योर रोलिंग। आपने बी बराबर आर ओमेगा कर दिया तो उस मोमेंट पे प्योर रोलिंग अचीव हो गई है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया हमें प्योर रोलिंग को हमेशा मेंटेन करना है तो क्या होना चाहिए, तो फिर हम बोलेंगे ए बराबर आर अल्फा। क्लियर है? ठीक है सर जी। अगला दूसरा पॉइंट, बोले सर मान लो यहां पर एक प्लेटफॉर्म होता है ऐसा, ठीक है, और प्लेटफॉर्म खुद आगे सपोज जा रहा होता V2 से, ये जा रहा है V1 से, तो बोले सर इसमें बताओ रोलिंग की क्या कंडीशन होती, तो आप बोलते कि सर अगर इस प्रकार से दे रखा है तो रोलिंग की कंडीशन का मतलब होता है कि इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। दैट मींस ये अगर आगे जा रहा है V से, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे होगी V1 और घूम रहा है ओमेगा से, तो पीछे हो जाइए आर ओमेगा। आप सीधा बोलोगे V1 माइनस आर ओमेगा बराबर V2 या फिर A1 माइनस आर अल्फा बराबर A2। क्लियर है? ठीक है सर जी। रोलिंग में एक और बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है कि रोलिंग में अगर फ्रिक्शन लगेगा तो स्टैटिक लगेगा हमेशा। अगर फ्रिक्शन काइनेटिक लग रहा है तो उसका मतलब फिसला फिसली हो रही है, फ्रिक्शन लगेगा तो मेरे भाई रोलिंग में हमेशा स्टैटिक ही लगेगा। याद रखना मेरी बात, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन का नेट वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए तुम्हारे सामने जितने सवाल आपने सेंटर ऑफ मास के, जितने सवाल आपने सेंटर ऑफ मास के पढ़े थे पहले, जिसमें बॉडी फिसला करती थी किसी बॉडी के ऊपर, वो सारे सवाल तुम्हारे यहाँ पे रोलिंग के बनकर तैयार हो जाएंगे। बस उनसे डरना नहीं है। मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे ध्यान से समझ, ठीक है। यहीं से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। चल सपोज मैं क्वेश्चन दे दूं, आप प्लीज लिखिएगा नहीं, और मैं भी यहां पर फाइनल आंसर निकालने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये एक मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूं आपको। इसके बाद जब हम लोग जो खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हर प्रोफाइल के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आप उनको पढ़िएगा, सुकून से सॉल्व कीजिएगा, कंसेप्ट अप्लाई कीजिएगा, फाइनल आंसर तक आंसर निकालिएगा। मैं यहां पर आपको एक आइडिया दे देता हूं पूरा कि देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को ऐसे करना है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई साहब याद करो, इस तरह के सवाल हम लोगों ने देखे थे कि एक बॉडी को मैंने यहां से ड्रॉप कर दिया पहले, ठीक, ठीक है सर जी। अब आप अच्छा, आपके दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि हमको कैसे पता चलेगा कि सर सवाल सेंटर मास का है, रोटेशन का है। तो अगर कहीं वर्ड ऐसा इस्तेमाल कर दिया कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, तो समझ जाना कि भाई साहब रोलिंग का सवाल है। और अगर सपोज ऐसा सवाल दे दिया कि कोई फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है, तो भाई समझ जाना कि अगर फ्रिक्शन ही नहीं है तो क्या होगा, ये चुपचाप नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई, फिसलता हुआ जाएगा। तो अगर यही सवाल जब हम लोगों ने पहले पढ़ा था, मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई जब ये पहुंचेगा नीचे यहां पे, ठीक, तो जाहिर सी बात है ये चला जाएगा पीछे की तरफ। ये ले, मैंने कहा हाँ भाई साहब ये पीछे की तरफ चला जाएगा ऐसे, ठीक, ठीक है सर। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसकी वेलोसिटी और इन दोनों बंदों की वेलोसिटी बता दो, ये v1 है तो v2 है, तो कैसे निकालोगे? तो हम ये तो पहले कर लिया करते थे कि mgh बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर और m1 v1 बराबर m2 v2, ये तो हम लोग कर लिया करते थे। अब क्या होगा? बोले अब अगर वो ऐसा बोलेगा कि सर यहां पर हमारे पास जो है ये फ्रिक्शन सफिशिएंट है और ये रोल कर रहा है, तो रोल करने का मतलब ये हो गया, ये आपके पास स्फेयर होगा एक तरह से, लाइक दिस, इस प्रकार का स्फेयर होगा जिसका मास भी गिवन होगा और जिसकी रेडियस भी गिवन होगी। हमारी बात समझ में? बोले ठीक है सर जी। जब वो यहां पहुंच गया, इस जगह पर पहुंच गया, तो अब आपकी इक्वेशन कैसी बनेगी? बोले पहली इक्वेशन तो अभी भी यही बनेगी, मोमेंटम कंजर्वेशन m1 v1 बराबर m2 v2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी इक्वेशन, बोले अब दूसरी इक्वेशन जब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं इस सवाल में ऐसा कह दूं कि म्यू सफिशिएंट है फॉर प्योर रोलिंग,
ठीक है, प्योर रोलिंग के लिए म्यू सफिशिएंट है, तो इसका मतलब रोलिंग हो रही है, दैट मींस फ्रिक्शन लग रहा है स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन का नेट वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। तो आप सीधा लिखोगे सब वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी mgh प्लस काइंड, और नॉर्मल का वर्क डन जीरो, स्टैटिक फ्रिक्शन का नेट वर्क डन जीरो, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले हम लिखा करते थे हाफ m1v1 स्क्वायर, लेकिन अब लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी दोनों काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी, और प्लस आप इसके लिए लिख दोगे प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, जहां पर i क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इसका, और यहां पर ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी v अपॉन r। हमारी बात समझ में। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन ऐसे भी देखने के लिए मिल जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि मान के चलो इंक्लाइन प्लेन है, सेम मैंने यहां से एक बॉडी को छोड़ दिया है, तो बता दो जब वो यहां पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसका ओमेगा कितना होगा, ये एंगल है थीटा। ऑल दो आप इस सवाल को जो है, और मैं यहां भी कह देता हूं कि भाई साहब इसका मास m है, ये सपोर्ट डिस्क है, जब यहां पहुंची तो उसकी वेलोसिटी बता दो, इसका ओमेगा बता दो। तो ऐसे सवालों को दो दो तरह से कर सकते हो। पहला आप सीधा बोले सर जी देखो जब नीचे जाएगा तो उसका एक्सलेशन होगा g sin थीटा अपॉन, इसका एक्सलेशन हो जाएगा सर जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक, तो सर एक काम करो आप ये लेंथ बता दो। मैंने कहा ठीक है, हमें इसका एक्सलेशन पता चल गया, एक्सलेशन पता, आप आई बता दो, अगर डिस्क है तो आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2 पुट कर दूंगा तो एक्सलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं बी स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस 2a लगा के, और अगर हमको यहाँ पे बी पता चल गया तो बी बराबर आर ओमेगा कर देंगे, तो ओमेगा पता चल जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, उसके बाद फिर आपसे जो है आप ये भी सोच सकते हो कि सर मैं तो वर्क नहीं थ्योरम लगाऊंगा, mgh बराबर हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मतलब बिल्कुल सही बात है, लेकिन ध्यान रखना ये अभी मैंने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। अगर फिक्स नहीं होता तो फिर ये वाला केस हो जाता है, इस प्रकार का केस हो जाता है। ठीक, चलो खैर आगे बढ़ता हूं मैं। तो अब जो है ये सपोज मैंने इसको फिक्स कर दिया, तो ये सवाल को या तो काइनेमेटिक्स से कर लो, वर्क नहीं थ्योरम से कर लो। इसी पर एक प्रकार का सवाल आपको ऐसे भी देखने के लिए मिलेगा कि सर फ्रिक्शन है लेकिन यहां तक है, इसके बाद फ्रिक्शन नहीं है, यहां पर म्यू है आपका जीरो और यहां पर म्यू है सफिशिएंट बट नॉन जीरो। ठीक, तो कोई बात नहीं, आप क्या करोगे, आप यहां से लेके यहां तक जो है, इस जगह से लेके इस जगह तक जो है वर्क नहीं थ्योरम लगा दोगे। मान लो इसकी वेलोसिटी v नॉट है और ये घूम रहा है ओमेगा नॉट से, तो यहां से लेके यहां तक आप वर्क नहीं थ्योरम लगा दीजिएगा। ये वाली हाइट कितनी है, सपोज मान लो ये वाली हाइट h है, तो आप लिखोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर mgh, फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो, नॉर्मल का वर्क डन जीरो, बराबर हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, वेयर ओमेगा नॉट बराबर v नॉट अपॉन r। ठीक, ये हो गया। अब अगर इसके बाद फ्रिक्शन नहीं है तो इसका मतलब आप इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करोगे तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, mg जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर गया, नॉर्मल जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर गया। फ्रिक्शन होता तो टॉर्क दे देता, टॉर्क देता तो इसका मतलब अल्फा आ जाता, कहीं ना कहीं उसको घुमाने की कोशिश करता, ओमेगा बढ़ता जाता। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब टॉर्क जीरो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और टॉर्क अगर जीरो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो दैट मींस हम ये बोल सकते हैं कि भाई साहब जो ओमेगा इस टाइम पे था वही ओमेगा यहां पर हो जाएगा। दैट मींस यहां से यहां जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो जो भी आप यहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटी, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे बॉडी को, वो सारी की सारी चली जाएगी किस पर, उसकी जो है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सर मुझे तो यहां से यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लिखना है, मान लो हाइट h है तो क्या लिखेंगे, मैंने कहा वर्क डन बाय ग्रेविटी mg है, बाकी सबका वर्क डन जीरो, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v फाइनल स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये तो लिखना पड़ेगा। ठीक, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास ओमेगा नॉट तो है, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब ये वाला टर्म आपका यहां पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से आप याद करो, इस प्रकार का क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखे थे, याद करो कि जब हमने बोला था कि यहां से किसी बॉडी को हमने छोड़ दिया इस जगह से, इस प्रकार के दो क्वेश्चन देखे थे। पहला मैंने इसको फिक्स किया था और बोला था कि बताओ इसका कॉन्टैक्ट कब छूटेगा, cos थीटा बराबर 2/3 पर। दूसरा सवाल दोनों को फ्री कर दिया, ठीक है, इसको भी फ्री कर दिया, इसको भी फ्री कर दिया। अब बताओ उसका कॉन्टैक्ट कब छूटेगा, किस एंगल पर छूटेगा, जो कि पाथफाइंडर का लास्ट क्वेश्चन था, ये भी हमने किया था, जिसका रिजल्ट आया था cos थीटा बराबर √3 - 1। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई ये रोलिंग का सवाल है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रोलिंग, यहाँ पर एक स्फेयर है या डिस्क है और ये एक बहुत बड़ा स्फेयर है, इसकी रेडियस हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो बताओ ये कॉन्टैक्ट कहां पर छोड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, वही सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये सपोज मान के चलो यहां पहुंच गया, यहां पे कॉन्टैक्ट छूट गया, तो पहले तो मैं कर देता हूं इसको फिक्स, पहले फिक्स वाला सवाल कर लेते हैं, फ्री वाला सवाल मैं आपको होमवर्क दे दूंगा कभी, ठीक है, ठीक है, इसको फिक्स कर दिया हमने। तो अब अगर मैं इसको सपोज यहां पर बोलूं कि भाई ये यहां पर कॉन्टैक्ट छोड़ रहा है, तो इसकी एबीडी बनाएंगे, तो भैया इधर नीचे क्या लगेगा, बोले सर नीचे लगेगा mg, मान लो ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो mg का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, बोले सर इधर आ जाएगा mg cos थीटा,
और उधर कितना आ जाएगा, बोले सब वो आ जाएगा mg sin थीटा। तो अब ध्यान से देखना, और इस पे इधर कौन लग रहा होगा, नॉर्मल, जिसको मुझे क्या करना है, 0। तो ये जो बॉडी है ये यहां तक रोल होके आई है, क्वेश्चन में ये दे रहा हूं कि रोल होती हुई आई है, कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट बिटवीन द हेमिस्फीयर एंड द बॉल सो दैट इट प्योर रोल, ये प्योर रोलिंग कर रही है। दैट मीन्स मैं यहां पर बोल सकता हूं कि इसके पास अगर इधर वेलोसिटी v है तो ये घूम रहा होगा ओमेगा से, और v बराबर हो जाएगा r ओमेगा। तो अब यहां पर भी जैसे पहले 2 इक्वेशन बनती थी, यहां पर भी आपकी 2 ही इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन कौन सी, बोल सर पहली इक्वेशन बन जाएगी सर यहां पर सबसे पहले सर सर्कुलर मोशन की इक्वेशन, इधर mg है इधर mg cos थीटा, तो mg cos थीटा माइनस नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू 0 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। खत्म। बस आर का ध्यान रखना, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं सेंटर ऑफ मास के लिए, तो ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, तो आप लिखेंगे आर प्लस स्मॉल आर। हमारी बात समझ में, ठीक है सर जी, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली क्वेश्चन हो गई। दूसरी क्वेश्चन, मतलब दूसरी क्वेश्चन हम लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए। अब याद रखना, जब भी कभी कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो हम लिखते हैं mg इंटू डेल्टा एच, कि भैया नीचे कितनी आई बॉडी। अब यार बॉडी नीचे कितनी आई, ये कोई सेंस नहीं बनना है। कायदे में ये क्या होता है, सेंटर ऑफ मास नीचे कितना आया, कायदे में क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास नीचे कितना आया, मैंने कहा सेंटर ऑफ मास नीचे कितना आया, दैट मींस ये सेंटर ऑफ मास का होता है। तो आप देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे था, यहां पे था, अब कहां पर है, यहां पर है। दैट मींस ये डिस्टेंस कितनी होगी, r प्लस स्मॉल r। ठीक, तो पहले जब याद करो, जब ये r होती थी तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाया करती थी, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाया करती थी, अगर ये r होती थी तो r cos r माइनस r cos थीटा होता था। तो उसी प्रकार से r की जगह क्या आ जाएगा, ये r प्लस r 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, इतना नीचे आ गया है, इंटू mg बराबर, दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। क्लियर है, दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिख लोगे आप, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये आपको लिखना पड़ेगा। हमारी बात समझ में, क्योंकि दोनों काइनेटिक एनर्जी होगी इसके पास। ठीक है, उसी प्रकार से बढ़िया सवाल जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, और ये भी कर लेते हैं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन याद करो, हमने इसको यहां से छोड़ दिया था बॉडी को, ठीक है, बताओ इसकी, और इसको मैंने सपोज पहले सवाल में अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, बहुत लल्लू सवाल है, ये नीचे आएगा, इसके पास इधर वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 2gh या 2gr। ठीक, मैं इसको फ्री कर दूं, तो हम कैसे किया करते थे इस सवाल को, बोले सर अगर आपने सपोज इसको फ्री कर दिया तो भाई होगा क्या इसके बाद, बोले सर ये जो है ये बॉल जो है जाएगी आगे की तरफ, और ये जो पूरा वो क्या कहते हैं ये पूरा का सिस्टम है इसके इधर जाएगा मेरे भाई पीछे की तरफ। तो मान लो ये पहुंच गया भाई साहब यहां पर, तो सेंटर ऑफ मास हम कैसे किया करते थे कि इसकी वेलोसिटी मान लो आगे v1 है, इसकी वेलोसिटी मान लो पीछे की तरफ क्या है v2 है, इसकी रेडियस कैपिटल R, इसकी रेडियस स्मॉल r। तो हम लोग क्या लिखा करते थे, m1 v1 बराबर m2 v2, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन, m1 v1 बराबर m2 v2 मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन हम लोग लिखा करते थे वर्क एनर्जी थ्योरम की, क्या सब वर्क डन बाय ग्रेविटी हम लोग लिखा करते थे यहां पर सर mg r माइनस r। ठीक है, ये कैपिटल आर ये स्मॉल आर है, तो हम देखा करते थे कि भाई साहब इसका सेंटर ऑफ मास नीचे कितना आया है, और नॉर्मल फ्रिक्शन का वर्क डन 0 बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये तो हो गया सेंटर ऑफ मास वाला सवाल। ठीक, इसमें हम लोग देखा करते थे कि सेंटर ऑफ मास वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन 0 है, ये सब चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं कि सपोज रोलिंग हो रही है, रोलिंग मैं कह दूं कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट बिटवीन, अच्छा फ्रिक्शन यहां पे नहीं है, याद रखना यहां पे फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि भाई साहब रोलिंग हो रही है, तो अब हमको ये बता दो रोलिंग किस किस के बीच में, ये वेज और स्फीयर के बीच में रोलिंग हो रही है, तो अब हमको ये बता दो कि इनकी वेलोसिटी क्या होगी। इसमें याद रखना कि भाई साहब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ फ्रिक्शन होगा तो फिर सवाल सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग जगह पे नॉर्मल अलग अलग होगा, और अलग जगह नॉर्मल अलग होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू वेरिएबल आ जाएगी, तो मैथ्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी उसकी। हाँ, इनके बीच में आपस में फ्रिक्शन हो सकता है, तो इन दैट केस फिर मैं क्वेश्चन क्या लिखूंगा, बोले मान लो ये इधर आया है v1 से, और ये इसके पास ओमेगा है, ओमेगा तो रोटेट भी कर रहा होगा। ठीक, तो मैं क्या लिखूंगा ध्यान से समझना, बोले सब पहली क्वेश्चन तो आई कि मोमेंटम कंजर्वेशन की m1 v1 बराबर m2 v2, ये तो होना ही है, क्यों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट मोमेंटम क्या है 0 है, और जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट मोमेंटम हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स 0 है तो मोमेंटम विल बी कंजर्व, तो इसका मतलब m1 v1 बराबर m2 v2। अब आप ये बेवकूफी वाली बातें मत करना सर ओमेगा भी तो है, भाई मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो अगर मैं इस बॉल का मोमेंटम लिखूंगा ना तो इसका मास इनटू उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखूंगा मैं। ठीक है भैया, अगला तो सर ये तो हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन
जाहिर सी बात है, वर्क नहीं थ्योरम क्या नहीं है। अब वर्क नहीं थ्योरम की इक्वेशन कैसे लिखे? मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही, वर्क डन बाय ग्रेविटी। सर ठीक है सर, ये हो गया क्योंकि इसका सेंटर मास नीचे इतना आया है, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सब बॉल की क्या लिखोगे? हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बस खत्म। ये इसके रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऐड हो जाएगी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है मेरे भाई? v2 है। और यहां से सर एक रिलेशन ऑफ v1 बराबर r ओमेगा। ठीक, तो जैसे आप जो है कहोगे सर तो सवाल तो बहुत आसान है सर, वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख लिया, वर्क नहीं थ्योरम लिख ली हमने, और मोमेंटम कंजर्वेशन कर दिया, और एक कंस्ट्रेंट की इक्वेशन लिख ली, फटाक से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आंसर निकाल दिया। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत कहां हो जाएगा? बोले सर ये जो b बराबर r ओमेगा लिखा है ना, ये गलत हो गया इस बार, ये मैंने जानबूझ के गलती करवाई कि हमेशा b बराबर r ओमेगा नहीं होगा। तो यहां पर अक्सर मैंने बच्चों को गलती करते हुए देखा है। बोले गलती क्यों होगी सर? मैंने कहा देख, अगर मैं इसको जूम करूं तो शायद तू इसकी फील ले सकता है कि यहां रोलिंग में v1 बराबर r ओमेगा नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम जिसके ऊपर रखा हुआ है वो खुद पीछे की तरफ जा रहा है v2 से। ठीक है, तो दिस इज ए सिंपल केस ऑफ दिस कि मान लो ये v1 से जा रहा है और ये ओमेगा से घूम रहा है, और नीचे एक प्लेटफॉर्म है जो खुद पीछे जा रहा है v2 से। ये सवाल हो गया तेरा। ठीक है, तो इसकी रोलिंग की कंडीशन थी, बहुत हिसाब से लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखेगा? बोले सर जी इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। सारी बात समझ में? मैंने कहा ठीक है भाई, तो कैसे लिखेंगे? मैंने कहा दे एक काम कर, ऊपर से स्टार्ट कर, ये घूम रहा है ओमेगा से, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? r ओमेगा, और आगे कितनी है? v1, और इस पॉइंट की वेलोसिटी पीछे कितनी है? v2। तो इधर इधर की लिख ले सारी, r ओमेगा माइनस v1 इज द नेट इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट इन पीछे की दिशा बराबर v2। दिस इज द कंडीशन फॉर द रोलिंग। अब आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, आप इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हो मेरे भाई? क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इन सवालों से डरना मत। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में भी टाइप करना, बोले सर डर निकल गया इनसे, क्योंकि जहां आप सीआरटी में काइनेटिक एनर्जी लिखना सीख गए, हाफ एम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, में कुछ बचा थोड़ी ना इसके बाद इसमें। ठीक है, तो यही है इन क्वेश्चन में। अभी मैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आपको ये चीज सारी समझ में आ गई है तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें, बोले हाँ सर ये चीज समझ में आ गई है, जल्दी से जल्दी। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हो गया? उसी प्रकार से याद करो, उसी प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन हुआ करते थे, याद करो कि ये तुम्हारा क्या है, पूरा का पूरा सर्किल है, तो बता दो नीचे कितनी वेलोसिटी दे दें कि भाई साहब पार्टिकल जो है तुम्हारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। याद करो इस प्रकार के क्वेश्चंस। ठीक है, ये ले याद करो। ठीक है, कि मैं यहाँ पे एक बॉडी दे देता हूँ, ये इसका सेंटर है, कि भैया बता दो इसको कितनी वेलोसिटी दे दें कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाए। तो √5 हुआ करता था, लेकिन वही यही सवाल अब तेरा रोटेशन में फिर से बन के आ जाएगा। इसको थोड़ा सा बस बड़ा बना देगा, ठीक है, या कंफ्यूज करने के लिए छोटा रखेगा। और मैं इसी सवाल में तुझसे कह दूं, मैंने कहा ये घूम रहा है बी से और ये कर रहा है रोलिंग, बस इतना करके वो छोड़ देगा। अब तुझसे बोलेगा कि बी की वो मिनिमम वैल्यू बता दो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाए, बस इतना देके छोड़ देगा, ताकि आप √5 आंसर दो, और चुपके से कहीं लिख देगा रोल कर रहा है। ठीक है, तो जब ये ऊपर की तरफ पहुंचेगा तो याद करो हमने जैसे वहां पे मैथ्स लगाई थी, बिल्कुल सेम आपकी इक्वेशन यहां पर बनेगी। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो आप इसकी एबीडी बनाओगे। नीचे कौन लग रहा होगा? बोले सर mg, और यहां से कौन लग रहा होगा? बोले नॉर्मल, तो mg प्लस नॉर्मल लग रहा होगा नीचे की तरफ, दैट इज इक्वल टू mp²/r। तो मान लो इस वक्त इस बंदे की वेलोसिटी है v, तो आप सीधा लिखोगे mp²/r माइनस r। आर माइनस आर क्यों? क्योंकि सर सेंटर ऑफ मास के लिए लिख रहे हैं ना, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर, इसकी रेडियस स्मॉल आर, सो इतने डिस्टेंस हो जाएगा। ये हम सेंटर ऑफ मास के लिए लिख रहे हैं इक्वेशन। आप ये सोचो, कुछ बच्चों को ये भी फंडामेंटली डाउट रहता है कि सर ये कैसा लिख दिया सर, ठीक है, आर माइनस आर क्यों कर दिया? ठीक है, मैंने कहा भाई एक बात बता, बेसिक डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास की क्या थी? एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस वाज द बेसिक डेफिनेशन। मतलब पूरा सेंटर ऑफ मास पढ़ने को बच्चे यही भूल जाते हैं। ठीक है, कि एफ नेट बराबर किसी बॉडी पर जो नेट फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? mg और नॉर्मल का रिजल्टेंट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। सारी बात समझ में? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, क्या ये सेंटर ऑफ मास ओके अबाउट जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है? बोले हाँ भैया सर्कुलर मोशन कर रहा है ओके अबाउट। तो उसके पास क्या होगा सर? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा। तो जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है वो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है? r ओमेगा स्क्वायर। हरी बात समझ में? ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़, आर ओमेगा स्क्वायर या v²/r। ठीक, तो पहली क्वेश्चन तुम्हारी ये हो गई। अब दूसरी क्वेश्चन, बोले दूसरी क्वेश्चन अब लिखनी पड़ेगी वर्क एनर्जी थ्योरम। अब लिखो यहां से लेके यहां तक कितना ऊपर गया सेंटर मास? बोले सर mg इंटू आर माइनस आर गुणे में 2। क्यों? ये r माइनस आर, ये r माइनस आर, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया इतना माइनस लगा के।
नॉर्मल का वर्क डन जीरो, फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, मान लो ये जो वेलोसिटी है वी फाइनल है, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, क्योंकि रोल कर रहा है तो इसके पास ओमेगा भी तो होगा, बॉडी रोल कर रही है, ठीक, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रोलिंग है तो ओमेगा भी तो यहां पर होगा, यहां पर बी बराबर आर ओमेगा, यहां पर बी फाइनल बराबर आर ओमेगा फाइनल। ये जो आर मैं लिख रहा हूं ये बॉडी का आर लिख रहा हूं, ये ट्रैक का आर नहीं लिख रहा हूं, ये आर, इसकी रेडियस अगर आर है तो ये आप बोलोगे बी बराबर आर ओमेगा, या यहां पर बी फाइनल बराबर आर इंटू ओमेगा फाइनल। क्लियर है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखें, ये अक्सर क्वेश्चंस आपके जो है कई बार पूछे जाते हैं। अब इसके बाद चलते हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जिसमें बोलते हैं हम लोग कोलिजन वाले सवाल। कोलिजन वाले सवाल बेसिकली दो प्रकार के पूछे जाते हैं, एक तो आसान वाले और एक मुश्किल वाले। जेईई एडवांस ने अब तक आसान वाले ही पूछे हैं, ठीक है। आसान वाले एडवांस वाले कैसे पूछे, बोला हाँ, आसान वाले कौन से, फिक्स एक्सिस कोलिजन वाले। फिक्स एक्सिस कोलिजन पे या फिक्स एक्सिस में किसी के फिक्स एक्सिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे कम से कम 7-8 सवाल पूछे गए। जब आप पीवाईक्यू लगाओगे तो आप इस चीज को देखोगे, ठीक। तो पहले हम वो रिवाइज करते हैं और फिर अपन चलेंगे बड़े मजेदार पार्ट की तरफ, सीआरटीएम में कोलिजन वाले पार्ट की तरफ। तो सर अगर मैं यहाँ पर बात करूं, पहला सिंपल सवाल कि मान लो रॉड को भैया यहाँ पर जो हमने क्या कर रखा है, हिंच कर रखा है, रॉड का मास m है, इसकी लेंथ l है, आपको आता हो फिर भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज करा दूंगा, क्योंकि आज मेरे ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि मुझे जमा जमा के लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना ताकि आप नोट कर सको, आपको भी नहीं लिखना है, आपको बस रिवीजन करना है, ठीक है। तो आई थिंक बढ़िया टाइम रहेगा हमारे पास जो है रिवीजन करने का ये वाला। तो सर सपोज मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोलूँ, मैं बोलूँ यहाँ से m मास का पार्टिकल था, इधर b वेलोसिटी के साथ आया है, e बराबर सपोज मैंने कह दिया 0, ठीक है। अरे भैया बता दो कोलिजन के बाद क्या होगा। पहले तो मेक श्योर ये सवाल दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूरा हॉरिजॉन्टल फ्लोर में कर दे, ठीक है। दूसरा ये वर्टिकली कर दे, मतलब ऐसे लटका हुआ है और यहां से एक पार्टिकल आके चिपक गया। दोनों ही केस में बात सेम है, क्योंकि टक्कर से पहले टक्कर के बाद मोमेंटम जो है, मतलब ग्रेविटी जो है कुछ खास चेंज नहीं लेके आएगी इसमें, क्योंकि ग्रेविटी जो है खास चेंज लेके नहीं है, ग्रेविटी नॉन इंपल्सिव फोर्स है, तो नॉन इंपल्सिव फोर्स का टॉर्क भी नॉन इंपल्सिव होता है। तो इसका मतलब ग्रेविटी से डरने की जरूरत नहीं है अगर इस सवाल को ऐसे प्रेजेंट कर दिया जाए कि भैया एक रॉड ऐसे लटकी हुई, यहां से एक पार्टिकल आके चिपक गया है, चाहे ऐसे रखो या फर्श पे रख के चिपक गया, दोनों केस में आप इस क्वेश्चन को एक ही तरह से सॉल्व कीजिएगा। तो अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्या मैं इसमें मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं? नहीं कर सकते, क्योंकि हिंज है, हिंज है तो एक्सटर्नल फोर्स है, मोमेंटम विल नॉट कंजर्व। क्या सेंट थॉमस की वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि बीच में हिंज फोर्स जो है कुछ ना कुछ इंपल्स लगा सकता है, हमें नहीं पता, तो हम तो मान के चलेंगे ना हिंज फोर्स है, तो हम तो डेफिनेटली बोलेंगे अभी के लिए नहीं, ठीक है भाई। ऑल दो यहां पर एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि जिस पे ये किस जगह टक्कर मारे, ठीक है, कि जो है हिंज फोर्स का इंपल्स जो है वो 0 आ जाए, वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे कई बाद में। लेकिन अभी के लिए इस गिवन क्वेश्चन में तो श्योर है मोमेंटम विल नॉट कंजर्व। क्यों कंजर्व नहीं होगा? क्योंकि हिंज फोर्स है। दूसरा, क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? तो पूछना पहले खुद से, बोले किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हम केवल उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 हो। तो सर मैंने अभी बोला था इस तरह के जितने सवाल होते हैं वो हिंज पॉइंट के अबाउट आप क्या कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। तो सपोज मैंने यहां पर जो है ये पॉइंट ओ मान लिया, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो ये जाहिर सी बात है कि E बराबर 0 का मतलब हो गया है ये भाई साहब इस पे यहाँ के चिपक जाएंगे, और अगर यहाँ के चिपक जाएंगे तो ये भाई साहब घूमेगा कितने से, ओमेगा से। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं ओमेगा बता दो क्या होगा, तो आप सीधा बोलोगे सर इसके अबाउट कर दो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। बोले मतलब? बोले सर पहले लिखो, सर सीधा लिखो L इनिशियल बराबर L फाइनल अबाउट O। मैंने कहा ठीक है, तो कैसे करेंगे? बोले सर हम सीधा बोलेंगे सर L इनिशियल से पार्टिकल का क्या होगा, MBR, ये डिस्टेंस L है O के अबाउट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, रॉड का शुरू में क्या होगा? बोले रॉड का शुरू में होगा 0, L फाइनल, पार्टिकल का क्या लिखेंगे? मैंने कहा MVR, ठीक, पार्टिकल को तो MVR होता है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी में क्या लिखूंगा? बोले सर वेलोसिटी होगी L ओमेगा, तो MVR, ठीक है। ये इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हो गया। और रॉड का क्या लिखोगे? I ओमेगा ml² by 3 इंटू ओमेगा,
ठीक, इसके बाद आपसे हीट लॉस पूछा जा सकता है, फ्रैक्शन चेंज इन हीट लॉस पूछा। हीट लॉस का मतलब समझ जाओ कि भैया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, सॉल्व करने के बाद चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, ये जो भी गया और कह देगा भैया ये जितनी एनर्जी लॉस हुई है सारी की सारी हीट लॉस में चली गई। ठीक, तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी पूछी जा सकती है, फ्रैक्शनल चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी पूछी जा सकती है। हर तरीके से आप इस चीज के लिए तैयार रहो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, क्योंकि पहला सवाल है, मैं इसको अच्छे सॉल्व कर लेता हूं। यहां से एम वी खत्म हो जाएगा, एम वी एल बराबर ये आ जाएगा 4/3 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहां से ओमेगा बराबर आ जाएगा 3b/4l। अगर मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं तो मान लो मैंने सही निकाला है, ठीक है, कोई गलती हो गई तो इसको इग्नोर कर देना। तो सवाल को यहीं पे नहीं छोड़ना है, सवाल को यहीं पे नहीं छोड़ना है। अब ध्यान से समझ, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द इंपल्स, ध्यान से सुनना मेरी बात, व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड बाय रॉड ऑन द बॉल, कि रॉड ने बॉल पर कितना इंपल्स लगाया। ठीक, तो आप सीधा बोलोगे कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, बॉल का इनिशियल मोमेंटम कितना था, मैंने कहा एम बी, बोले फाइनल कितना हो गया एल ओमेगा। तो एम एल ओमेगा इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल, दिस इज द इंपल्स। इंपल्स किसने लगाया, ये रॉड ने बॉल पर इतना लगाया। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं कि बॉल ने रॉड पर कितना इंपल्स लगाया, ये बताओ। बोले इतना ही लगाएगा आगे की तरफ। बोले चलो ये बात भी सही है सर, बॉल ने रॉड पर इतना इंपल्स लगाया। तो अब अगर मैं ये पूछ लूं डायरेक्टली, ये तो लल्लू लल्लू सवाल हो गए, मैं डायरेक्टली ये पूछ लूं कि फाइंड द इंपल्स इंपार्टेड बाय द हिंज, हिंज ने कितना इंपल्स लगाया। बोले हिंज को इंपल्स लगाएगा। मैंने कहा ये मान ले बल्ला है और इसको हाथ से पकड़, यहां पर मान ले बहुत तेज बॉल आ रही है और चिपक, तेरे हाथ पे झटका तो लगेगा ना, तेरे हाथ पे झटका लगेगा। ठीक, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि मान ले ये यहां पर हिंज ना होता तो ये यहां पे चिपक जाती तो पूरा सिस्टम आगे जाता और घूमता भी, तो तूने इसको आगे जाने से रोका है तो कहीं ना कहीं तेरे हाथ में झटका लगेगा। तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द हिंज फोर्स का इंपल्स। तो इसके लिए जैसे चाहो सवाल आप कर सकते हो। चाहो तो एक काम करो, आप यहां पर इसको सिस्टम मान लो। अगर इस रॉड को सिस्टम मानूंगा तो इधर से पड़ा है झटका फ्रॉम द नॉर्मल, ये बॉल ने थप्पड़ मारा है इसको, और सपोज मान ले आगे की तरफ लगा है जेएच। जेएच का मतलब ये जो इंपल्स लगा है, इसके द्वारा लगाया गया इंपल्स किधर है, मान ले आगे है, पीछे भी हो सकता है, लेकिन जहां मन करे वहां मान सकता है। अगर गलत मानेगा तो तेरा आंसर निगेटिव आ जाएगा। तो हम सीधा लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, कि सर नेट इंपल्स इतना लग गया, एक इधर से थप्पड़ पड़ा, एक इधर से थप्पड़ पड़ा, टोटल नेट थप्पड़ कितना हो गया, बोले इतना हो गया। एक एक बात ध्यान से सुनना, क्योंकि वेरी बहुत बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर रहा हूं मैं तेरा, ठीक है, ध्यान से सुनना। सो दिस इज द नेट इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। किसके लिए लिख रहे हो सर, इसके लिए लिख रहे हैं हम किसके लिए लिख रहे हैं सर, रॉड के लिए लिख रहे हैं। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ रॉड, दैट मींस फाइनल मोमेंटम ऑफ रॉड माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ रॉड। अब मोमेंटम ऑफ रॉड क्या लिखोगे, द मास ऑफ रॉड इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। तो सेंटोमास का रॉड का सेंटोमास कहां पर होगा, यहां पर, जो कितने से जाएगा, L/2 ओमेगा से जाएगा। खत्म। तो यहां से आप जो है ये जे एन की वैल्यू ये रख दीजिएगा, ये जे एन है तुम्हारा, जैसे इसको यहां रखोगे जे एच निकल के आपका आ जाएगा। क्लियर है, इस तरह के सवालों के लिए तैयार रहो। वही अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूं, व्हाट इज द एंगुलर इंपल्स इंपार्टेड बाय द बॉल। एंगुलर इंपल्स बता दो आप, जो है आप तो ये जे मत बताओ, आप तो यहां पे एच बता दो, एच एंगुलर इंपल्स ऑन रॉड या बाय द बॉल। ये एंगुलर इंपल्स ऑन रॉड बाय बॉल। तुम कहोगे बॉल ने एंगुलर इंपल्स कैसे दे दिया, मैंने कहा अभी याद कर, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ऐसा थप्पड़ जो नचा दे, तो बॉल ऐसे थी, वो आया चिपक गया, इसको नचा दिया पूरा। तो अगर उसको पूरा नचा दे, घुमा दिया ना उसको, तो पहले रॉड क्या थी, रुकी भी थी, अब घूमने स्टार्ट हो गई, तो घूमने वाला मोशन आ गया, और घूमने वाले मोशन को एंगुलर मोमेंटम कहते थे हम लोग। ठीक, तो हम यहां बोल सकते हैं कि सर अगर आप ये जानना चाहते हो कि व्हाट इज द इंपल्स ऑन रॉड बाय द बॉल, कि बॉल ने कितना इंपल्स लगाया है, सॉरी एंगुलर इंपल्स लगाया है, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन इंपल्स एंड एंगुलर इंपल्स। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉल ने इस पर रॉड पर कितना एंगुलर इंपल्स लगाया है, तो आप सीधा बोलोगे कि सर एंगुलर इंपल्स बराबर यहां पर कि सर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड। अरे बात समझ में, ये मैं लिख रहा हूं क्या, एंगुलर इंपल्स बाय बॉल ऑन रॉड, तो क्या लिखोगे, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड। और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड क्या लिखोगे, फाइनल एंगुलर मोमेंटम विच इज आई ओमेगा माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। खत्म सवाल। अरे बात समझ में, या इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मान लो जेएन थप्पड़ मारा है, तो इस पॉइंट के अबाउट जेएन का एंगुलर इंपल्स कितना हो जाएगा सर, जेएन इंटू एल। तो यहां से जो जेएन निकाला था उसको एल से मल्टीप्लाई कर देना आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से जो है हम यहां पर खेल सकते हैं। दो बातें हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, एक होता है इंपल्स, एक होता है एंगुलर इंपल्स। इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम।
इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम में मोमेंटम लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम में आप आप देखो किस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हो। हरी बात मैं यहाँ पर हिंज पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूँ, तो इसका जो है इस इंपल्स का एंगुलर इंपल्स इस पॉइंट के अबाउट 0 हो गया, मतलब ये इंपल्स तो है लेकिन इसके अबाउट उसका एंगुलर इंपल्स 0 है। सिंपल सी बात है, मैं ऐसे पकड़ लूँ, मैं यहाँ पर कितनी थप्पड़ मार लूँ, यहाँ पर ये घूमेगी थोड़ी ना, ये घूमेगी तो तब ना जब नीचे मारूंगा। क्लियर है? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब ये सवाल और थोड़े से जो है एडवांस ने इस प्रकार से पूछ लिए थे, मान लो ये यहाँ टकराई है, इसके बाद यहाँ टकरा गई, मान लो डिस्टेंस है 3l/4, ये ले, ठीक है। अच्छा एक सवाल और, यहाँ पर कुछ बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि यही सवाल ऐसे दे दे, बॉल इधर आ रही है, ई बराबर दे दिया 1, इसको यहाँ पर क्या कर दिया, ऐसे हिंज कर दिया, ठीक है। इसका मास भी सेम है m, इसका मास भी सेम है m, तो बता दो अब क्या होगा। तो बच्चा क्या करता है, बोले सर जी देखो ये बी नोट से जा रहा है, इलास्टिक कोलिजन है, मास सेम है, रेस्ट पर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से वो कंडीशन लगा देते हैं, बोले सर एम मास की बॉडी से टकरा रही है, इलास्टिक कोलिजन है, तो रेस्ट पे तो आएगा ही ना। अरे भाई वो तो तब होता था ना जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता था, एक्सटर्नल फोर्स 0 है क्या, अबे हिंज फोर्स है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो ये नहीं करना है, बोले तो फिर कैसे करना है, उनका फिर ऐसे करना है, टक्कर के बाद मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है और ये जो रॉड है ये रॉड घूम रही है ओमेगा से, तो अब आप लिखोगे यहाँ पर इक्वेशंस। पहली इक्वेशन, क्या मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशंस, सर क्या यहाँ पर जो है हम एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसके अबाउट, ओ के अबाउट। तो ओ के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv0l प्लस 0 बराबर mv1l प्लस i इंटू ओमेगा। वेरिएबल कितने हमारे पास, v1 और ओमेगा। तो एक इक्वेशन कहां से आएगी, ई की डेफिनेशन से। ई की डेफिनेशन कहां लगाते थे, अलोंग द एलओआई। एलओआई का मतलब ये हो गई एलओआई, तो जिस जगह पे थप्पड़ पड़ा है वो पॉइंट आगे एल ओमेगा से जा रहा है, तो इसका मतलब ई बराबर 1 बराबर सब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, एल ओमेगा माइनस v1 अपॉन v0। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। अभी 2023-24 में भी इस पे सवाल पूछ लिया था, ठीक है। और जो है इसी प्रकार से यहाँ पर, इसी प्रकार से यहाँ पर पूछ लेगा, भैया ई की वैल्यू हाफ दे रखी है, इसका मास m है, b0 है, तो बताओ कितने, इसका ओमेगा कितना होगा। तो आप सीधा बोलोगे भैया मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है और मान लो ये पूरी की पूरी रॉड जो है वो घूम रही है ओमेगा से, ठीक। तो इन दैट केस आप बोलोगे, बोले यस सर, सर जो है अब हमें करना क्या है, सर इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो। पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम एम बी नॉट इंटू 3l/4 प्लस 0 बराबर इसका एंगुलर मोमेंटम एम बी वन इंटू 3l/4 प्लस आई इंटू ओमेगा, ml²/3 इंटू ओमेगा। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट द हिंज फोर्स। और दूसरा लिखोगे ई की डेफिनेशन, ई बराबर हाफ बराबर जिस जगह पे थप्पड़ मारा है वो जगह 3l/4 ओमेगा से जा रही है, क्योंकि डिस्टेंस कितना है 3l/4, तो आप लिख सकते हो 3l/4 इंटू ओमेगा, तो 3l/4 इंटू ओमेगा माइनस v1 अपॉन v0। ये पॉइंट आगे जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, डिस्टेंस 3l/4 है, तो ये पॉइंट आगे जाएगा 3l/4 इंटू ओमेगा से माइनस v1। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द एलओआई एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द इस v0। उनका रेशियो को आप किसके बराबर कर दोगे, हाफ के बराबर कर दोगे। यही सवाल आपसे डिस्क के फॉर्म में पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो खैर वो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दूंगा, तब आप कीजिएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब जो है यही सवाल आपके जो है थोड़े से इंपल्स के फॉर्म में भी कई बार आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे एक सवाल और मुझे याद आ रहा है कि मान लो इस प्रकार का केस दे दिया जाए तेरे सामने, ठीक, यहाँ पर एक रॉड है, सॉरी एक पूरा का पूरा यहाँ पे पुलिस सिस्टम दे रखा है, इसका मास सपोज दे दिया m1, इसका मास दे दिया m2, और यहाँ पर एक मास m3 आ रहा है और इस पाके टकरा रहा है v0 वेलोसिटी से, और ये बराबर दे दिया 0, ठीक है। अब ये पूरा रेस्ट पर है, पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, तो बता दो भैया क्या होगा, ठीक है। मैं लिख ही देता हूं यहाँ पर m1 m2 की वैल्यू लिख लेता हूं, ठीक है। ये मान ले m है तो ये हो जाएगा 2m, और ये भी m आके इस पे टकरा रहा है, और v0 0 है, तो जैसी इस पे जाके टकराएगा तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा क्या कि सर ये टकराया और टकरा के चिपक गया। मैंने कहा ठीक है, तो चिपकने के बाद अब हमको सारी बातें बता दो क्या होगा। यहाँ पे आके चिपक गया तो सर सारी बातें बता दो, मतलब मैंने कहा भैया ये घूमेगा, ठीक है, तो इसका ओमेगा बता दो कितना होगा। आई थिंक क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। तो अगेन आप फिर से क्या खेलोगे, बोले सर जी देखो मोमेंटम तो कंजर्व कर नहीं सकते, क्यों सर, ने जाहिर सी बात है हिंज फोर्स है। मैंने कहा और क्या कर सकते हो, बोले सर एक ही हथियार है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और वो भी हिंज फोर्स का अबाउट करते हैं, तो इसके अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, इस पॉइंट के अबाउट। मैंने कहा ठीक है आ जाओ कर लेते हैं। तो सर कितने लोग हैं हमारे पास, मान लो ये तुम्हारी डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, ये है r1 और ये है r2, ठीक है। तो सुनो अब इसका एंगुलर, सर पूरी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम ओके अबाउट, पार्टिकल का 0, क्योंकि ये किस पर है, रेस्ट पर है, ठीक है, ठीक है। इसका 0, लेकिन इसके पास है, इस बॉल के पास एंगुलर मोमेंटम है कितना, सर m
वी नॉट इंटू R1। अगर ये मैं जस्ट मान के चलूं कि ये जस्ट इस जगह पे आके टकराई है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस O से कितनी है, इसकी परपेंडिकुलर R1 है। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम इनिशियल बराबर। अब लिखेंगे फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से सुनना, मान लो ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी नीचे हो जाएगी R1 ओमेगा, क्योंकि ये बात कहने की नहीं है। और लो, आई होप आपको चीज पता होगी कि ऐसे सवालों में अक्सर ये गिवन होता है कि देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन रस्सी एंड द पुली। नहीं तो मैं बोल देता हूं कि देयर इज फ्रिक्शन इज सफिशिएंट बिटवीन पुली एंड द रस्सी सो दैट देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन पुली एंड द रस्सी। ठीक, तो इसका मतलब अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो जो रस्सी है, रस्सी का जो ये वाला देख, ऐसे समझ कि अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये वाला जो पॉइंट है पुली वाला और रस्सी का जो ये वाला पॉइंट है, इन दोनों के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी नीचे की तरफ हो जाएगी R1 ओमेगा, तो इसकी भी हो जाएगी नीचे की तरफ R1 ओमेगा। तो अगर रस्सी का ये वाला पॉइंट नीचे R1 ओमेगा से जा रहा है तो ये भी नीचे R1 ओमेगा से जाएगा। उसी प्रकार से इसकी वेलोसिटी ऊपर कितनी हो जाएगी, R2 इंटू ओमेगा हो जाएगी। क्यों, ये कितना है, R2 है। तो मैं यहां पे लिखूंगा इसके बाद, यस सर, क्या सर, शुरू करते हैं। इसका एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे, MVR। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना। इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कैसा है, क्लॉकवाइज। सर एंगुलर मोमेंटम कैसे बताते हैं, मैंने कहा खड़ा होकर पार्टिकल को देख, पार्टिकल को झांक, जिस रेट देख तेरी मुंडी कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, बस वो ही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूंगा ये ऊपर आ रहा है तो कैसी दिख रही है भाई साहब, ये क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया इसका इतना प्लस। अब लिखता हूं किसका, रॉड का, इसका पूरी की पूरी डिस्क का कितना हो जाएगा, I इंटू ओमेगा, क्योंकि डिस्क भी क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, अब लिखता हूं मैं इसका कितना लिखेंगे सर, मास, टोटल मास हो जाएगा 3m। क्यों, 2m और एक m आके चिपक गया, m v कितना है, R1 इंटू ओमेगा इंटू R, MVR। यहां से सॉल्व करके आप यहां से आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं वापस इस सवालों की तरफ, ये इस वाले सवाल की तरफ, जिसमें मान लो मैंने इसको फ्री कर दिया। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि मान लो मैंने क्या कर दिया मेरे भाई, इसको फ्री कर दिया है कि यहां से m मास की बॉडी है, इसका मास m है, इसकी लेंथ l है, ये m मास की बॉडी इससे टकरा रही है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें अक्सर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज आपसे जो है यहाँ पर रिवाइज कराना चाहूंगा कि कभी भी किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो, CRTM बॉडी कर रही है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है IC ओमेगा प्लस R क्रॉस MVC। कुछ बच्चे इसको ऐसे पढ़ते हैं, IC ओमेगा प्लस R क्रॉस B। कुछ बच्चे फॉर्मूला उल्टा लिख लेते हैं, R क्रॉस MVC प्लस IC ओमेगा लिख लेते हैं। ठीक, तो सपोज क्वेश्चन ये है, एक रॉड है फ्रीली जमीन पे रखा हुआ है। अब मैंने सपोज एक मास आया है और मास आके यहां पर इससे टकरा रहा है। सपोज क्वेश्चन ये मैंने यहां पे दे दिया और E बराबर मैंने कह दिया 0। मैंने कहा अब बताओ क्या होगा। तो अब ये रॉड जो है, क्योंकि अब इस सवाल में मैं आपसे पूछूं दोनों को सिस्टम मान लो तो क्या होगा, दोनों का अगर आप सिस्टम मान लोगे तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है। पिछली बार हिंज था तो मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाया था, अब हिंज नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। ठीक है सर, मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा तो पहली बात होगी, तो मोमेंटम तो कंजर्व में कर सकता हूं। इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व है, दैट मीन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कंजर्व है, कांस्टेंट है। तो सेंटर ऑफ मास ध्यान से देख, v/2 से जा रहा है, m1 v1 प्लस m2 v2 बटे m1 प्लस m2। m1 मान ले इसकी वेलोसिटी है v0, m1 v0 प्लस m2 प्लस इंटू 0 बटे m1 प्लस m2। तो इस सवाल में रॉड रुकी हुई है, सेंटर मास v0/2 से आगे जा रहा है और बॉल आगे v0/2 से जा रहा है। तो इसका मतलब जब ये इससे जाके चिपकेगा तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी कि भैया ये पार्टिकल तो जाके यहां चिपक गया, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा यहां पर, रॉड का सेंटर मास होगा यहां पर। दिस इज द सेंटर मास ऑफ रॉड, दिस इज द सेंटर मास ऑफ पार्टिकल, दिस इज द सेंटर मास ऑफ द सिस्टम। तो सेंटर मास ऑफ द सिस्टम जा रहा होगा आगे v0/2 से और ये ऐसे ओमेगा से घूमना स्टार्ट कर देगी। क्लियर है सर, ये v0/2 डायरेक्टली आपने कैसे लिख दिया, मैंने कहा डायरेक्टली लिख दिया, जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास पहले थी वही आपकी बाद में रहेगी, या फिर आप मोमेंटम कंजर्व करके भी लिख सकते हो। ठीक है, आप सीधा लिख सकते हो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, आप डायरेक्ट लिख दो यहां से। इनिशियल मोमेंटम कितना है, बोले सर m इंटू v0। रॉड का मोमेंटम कितना था, बोले रेस्ट पर है तो 0 है। मैंने कहा ठीक है, फाइनल मोमेंटम क्या लिखोगे सर, फाइनल मोमेंटम टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, v0/2 आ गया। अब बात है कि सर ओमेगा कैसे निकालें। ठीक है, अब ओमेगा निकालने की बहुत सारे तरीके, क्या, मैंने कहा पहली बात, ठीक है, पहला जो सबसे बड़ा हथियार है पहले वही मैं तुझे दे देता हूं कि भैया ओमेगा निकालने के लिए जाहिर सी बात है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। तो एंगुलर मोमेंटम हम किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व कर सकते हैं, मैंने कहा हर उस पॉइंट के अबाउट कंजर्व कर सकते हैं जिसके अबाउट नेट टॉर्क 0 है। बोले यस सर, तो बोले तो सर किसके अबाउट करें। मैंने कहा भाई आपको याद होगा एक टर्म हमेशा मैं बोला करता था कि भाई हमेशा जमीन पे ही रहो, रॉड पे मत चढ़ो, हमेशा जमीन पे ही रहो, रॉड पे मत चढ़ो।
ठीक है सर, क्यों रॉड पे ना चढ़े? मतलब मान ले तूने रॉड का कोई भी एक पॉइंट पकड़ लिया, तो अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना चाह रहा है रॉड के किसी एक पॉइंट पर। रॉड वाला पॉइंट एक है जमीन वाला पॉइंट, जो जमीन वाला पॉइंट का मतलब ये रॉड है, रॉड ऐसी रखी हुई है, तो रॉड के जो नीचे जमीन वाला पॉइंट है, एक पॉइंट वो है, और एक जो रॉड वाला पॉइंट है। जो रॉड वाला पॉइंट है वो क्या अभी रेस्ट पर था पहले, टकराने से पहले? बोले हाँ सर। और जैसे ही वो इससे जाके चिपक गया तो जाहिर सी बात है रॉड सीआरटीएम करना शुरू कर दी। तो रॉड के हर पॉइंट के पास, सेंटर मास को छोड़ के, कोई ना कोई पॉइंट के बाद, ऑलमोस्ट हर पॉइंट के बाद, एक दो पॉइंट को छोड़ के, जाहिर सी बात है वेलोसिटी तुरंत आ जाएगी। इनफैक्ट सेंटर मास के पास भी आई गई है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि तू समझ कोई सही पॉइंट पकड़ ले, मान ले तूने रैंडम पॉइंट ये पकड़ लिया, ठीक है, बोला हाँ सर ये पकड़ लिया, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता इस पॉइंट के बाद तुरंत वेलोसिटी आ गई है, ये वाला पॉइंट पकड़ ले सपोज? हाँ सर, रॉड के ऊपर वाला पॉइंट, सारी बात सुन, ऑल दो रॉड के ऊपर में एक पॉइंट ऐसा भी होगा जो अभी रेस्ट पर होगा, उसको इंस्टेंटेनियस सेंटर बोलते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को भूल जा थोड़ी देर के लिए, उसके अलावा तो कोई सही पॉइंट पकड़ ले, चाहे तो ये वाला पॉइंट पकड़ ले, चाहे तो ये वाला पॉइंट पकड़ ले। अरे बात समझ में? बोला हाँ सर पकड़ लिया सर। तो क्या वो पॉइंट पहले रेस्ट पे था? हाँ सर पहले रेस्ट पे था। अब उसके पास वेलोसिटी आ गई? हाँ सर वेलोसिटी आ गई। अगर उसके पास वेलोसिटी आ गई तो क्या थोड़ी देर के लिए वो एक्सेलरेटेड था? कोई बॉडी पहले रेस्ट पर है, उसके बाद तुरंत वेलोसिटी आ गई, अपने आप तो वेलोसिटी नहीं आएगी ना, कोई ना कोई एक्सेलरेटर तो हो ही गया ना, भले थोड़ी देर के लिए हुआ तो ना, हो सकता है बहुत बड़ा फोर्स लगा उसके पास। अरे भाई मैं कह दूं एक बंदा है उसकी वेलोसिटी 0 है और 10 मीटर पर सेकंड हो गई, तुरंत हो गई 10 मीटर पर सेकंड, 0.001 सेकंड में, तो बहुत बड़ा एक्सेलरेशन है भाई उसके पास। चेंज इन वेलोसिटी लिखोगे, चेंज इन वेलोसिटी बटे टोटल टाइम, इसका मतलब 10,000 का एक्सेलरेशन है। इसका मतलब एक किलोग्राम की बॉडी अगर होती तो 10,000 न्यूटन का फोर्स लगा होता उसके ऊपर, तभी तो उसने इतनी सी देर में उसके पास वेलोसिटी इतनी खासी चेंज कर दी उसने। तो खैर मैं फिर से लौट के वापस आता हूं, तो उस पॉइंट को पकड़ तू जो रॉड के ऊपर है, क्या वो पॉइंट पहले रेस्ट पे था? हाँ। क्या वो पॉइंट मूविंग हो गया? हाँ। क्या पॉइंट के पास एक्सेलरेशन आ गया? नो सॉरी, क्या पॉइंट के बाद वेलोसिटी आ गई? हाँ। थोड़ी देर के अंदर वेलोसिटी आ गई, तो इसका मतलब क्या वो पॉइंट एक्सेलरेटेड है? हाँ। तो अगर वो पॉइंट एक्सेलरेटेड है तो इसका मतलब एक्सेलरेटेड पॉइंट के ऊपर जाके बैठा है, तो क्या सूडो फोर्स देना पड़ेगा सेंटर मास के पास? हाँ सर। और अगर सूडो फोर्स देना पड़ेगा, सूडो फोर्स सेंटर मास पे देते हैं, अगर सूडो फोर्स देना पड़ेगा तो इसका मतलब सेंटर मास का टॉर्क आ सकता है, और सेंटर मास का टॉर्क आ गया तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो सवाल तुम्हारा फंस गया। हमारी बात समझ में क्लियर है? तो इसलिए बोलते हैं जमीन पे रहो। ऑल दो मैं तुम्हें आज रॉड पे चढ़ना भी सिखा दूंगा अगर ठीक लगेगा मुझे, तो एक सवाल में तो इसको मैं एक बार रॉड पे भी चढ़ना सिखा दूंगा, मैं चढ़ो तो ऐसे चढ़ो वरना मत चढ़ो, और सेफ है हमेशा जमीन पे रहो। ठीक है, तो पहले जमीन के लिए बात करते हैं। तो बोले सर क्या करें? मैंने कहा भैया देख, सबसे पहली बात तरीका नंबर 1, मैंने कहा क्या? मैंने कहा क्या मैं ऐसा बोल दूं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, जमीन वाला पॉइंट, ग्राउंड वाला पॉइंट, जो ग्राउंड वाला पॉइंट है, ग्राउंड वाले पॉइंट के अबाउट जो जमीन वाला पॉइंट है, ठीक है, ग्राउंड वाले पॉइंट के अबाउट मैं एंगुलर मोमेंटम क्या कर सकता हूं? कंजर्व कर सकता हूं। बोले सर कर लो सर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो सेंटर मास ऑफ द सिस्टम ये है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे? m v0 इंटू L/4 प्लस 0 बराबर 0 क्यों? क्योंकि रेस्ट पे था। अब मैं इसके अबाउट मुझे लिखना है क्या? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है सर, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? IC ओमेगा प्लस R क्रॉस MVC। अब ध्यान से सुनना एक एक टर्म, ठीक है सर। अब मैं लिख रहा हूं पूरे फाइनल एंगुलर मोमेंटम, पूरे इस पूरी बॉडी का फाइनल एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट जो जमीन पर है, तो आप क्या लिखोगे? IC ओमेगा प्लस R क्रॉस MVC। ठीक है, अब ध्यान से सुनना सर, इसमें R क्या होता था? मैंने कहा R वो वेक्टर होता था जिसकी पूंछ वहां पर है, जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो, और मुंडी सेंटर ऑफ मास पर है। ध्यान से सुनना, तो अगर ये R ऐसा वेक्टर है जिसकी पूंछ तो सेंटर ऑफ मास, जिसकी पूंछ तो उस पॉइंट पर है जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, और मुंडी सेंटर ऑफ मास पर है, आप पूछ ही सेंटर ऑफ मास के अबाउट रहे हो, तो मुंडी और पूंछ कोइंसाइड कर गई, तो कोइंसाइड कर गई तो इसका मतलब R ही तुम्हारा 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये पूरा टर्म तुम्हारा क्या हो गया? खत्म हो गया। अब क्या बचा? IC इंटू ओमेगा। अब IC क्या होता है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे? सब पहले रॉड के लिए लिखो, रॉड के लिखेंगे तो रॉड का इसके अबाउट कितना होता है? ml²/12 प्लस ये वाले डिस्टेंस L/4, ml/4 का होल स्क्वायर, ये रॉड का हो गया, प्लस पार्टिकल का
एम आर स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये एल बाई 4 है, ठीक है, ये भी एल बाई 4 है, ठीक है सर जी। तो यहां से देख तेरा ओमेगा निकल के आ गया इनटू ओमेगा। तो अगर मैं ओमेगा देखूं तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, ये आ जाएगा 16 तिया 48, ठीक है, 3 ले ले, 4 3 7 3 10, 10 बटे 48, 5 बटे 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा एम वी नॉट इंटू एल बाई 4, 5 बटे 24 एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं ओमेगा कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 6 बटे 5 वी नॉट बाई एल। तो दिस इज अ मैच्योर डिसीजन कि आप जो है सेंट्रोमास ऑफ द सिस्टम के जमीन वाला पॉइंट लें। लेकिन कोई बच्चा कहे कि सर ये तो बहुत ही घटिया तरीका है, मैंने कहा क्यों, बोले सर ये ए पॉइंट पकड़ो ना, ये सबसे बढ़िया तरीका है। सर जमीन का ए पॉइंट पकड़ लो, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है, क्या इसके अबाउट नहीं कर सकते क्या? हाँ कर सकते हैं, जमीन के हर पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। जमीन का कोई भी पॉइंट ले ले, ठीक है, ये रॉड अगर कोटा में है तो तू पटना का कोई एक पॉइंट पकड़ ले, उसके अबाउट भी कंजर्व होगा। ठीक है, ठीक है सर जी, जमीन वाला पॉइंट होना चाहिए बस। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो चलो ये वाला पॉइंट पकड़ लेते हैं। तो अगर इसके अबाउट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूं, इस पॉइंट के अबाउट, तो मैं क्या बोलूंगा मेथड नंबर 2 से? बोले सर मेथड नंबर 2 से हम बोलेंगे सर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज 0। ठीक है सर, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी से पास कर गई। रॉड का एंगुलर मोमेंटम इज 0 इक्वल टू, अब मुझे इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिखना है, किसके अबाउट? इस ए पॉइंट के अबाउट। तो मैं क्या लिखूंगा सर, आई सी ओमेगा प्लस आर क्रॉस एम बी सी। मैंने कहा ठीक है। अब ध्यान से देखना यहां पर, अब यहां पर जो है धड़ाधड़ गलतियां होती हैं, ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या। मैंने कहा भाई एक बात बता, सबसे पहले शुरू करें? बोले हाँ सर। मैंने कहा आईसी तो हम निकाल चुके हैं, ये ऊपर हमने सॉल्व कर लिया था 5 बटे 24 से, एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है, ठीक है। मतलब आईसी ओमेगा वाला टर्म तो सब सारे पॉइंट के लिए सेम रहने वाला है, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम लोग किसके अबाउट मेरे भाई? अब शुरू करते हैं सर इसके जमीन वाले पॉइंट के अबाउट। मैंने कहा करें? बोले हाँ सर करो। तो अब अगर मैं सपोज बात करूं तो सर आर कौन सा वेक्टर है? आर वो वेक्टर है जिसकी मुंडी तो सेंट्रोमास है, पूंछे पर है, दिस इज आवर वेक्टर आर, जो कि कितना हो गया? एल बाई 4। क्रॉस क्रॉस से डरने की जरूरत नहीं है, क्यों? आर वेक्टर इधर है, सेंट्रोमास की वेलोसिटी आगे है 90 डिग्री पर है, और दोनों क्लॉकवाइज आ रहे हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज है, इसका मतलब एक आ जाएगा यहाँ पे निगेटिव। क्यों? बोले सर ओमेगा आपका क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, और आर इधर है, आर क्रॉस भी क्या रहा है, ठीक है, वो क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज दूसरा क्लॉकवाइज। और दूसरी दूसरी बात है, दोनों का सम 0 होना है, तो ये एक प्लस तो दूसरा माइनस आएगा ही आएगा, ठीक है, ठीक है सर। तो आर क्रॉस एम वी सी, अब ध्यान से सुनना, इंटू एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंट्रोमास इज पी बाई 2। जैसे ही आप लिखोगे इस सवाल तुरंत हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि टोटल मास कितना हो चुका है? 2m। पूरी बॉडी का दिख रहे हो ना, तो इस फॉर्मूले में याद रखना m क्या होता है, m क्या होता है, m क्या होता है, m क्या होता है। बोले सर इस पूरी बॉडी में अगर आप लिखोगे, बोले m क्या होता है, मतलब टोटल मास, तो टोटल मास है ये, एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो वेलोसिटी ऑफ सेंट्रोमास कितना है भाई साहब? अगर मैं जमीन वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करूं तो सेंट्रोमास की वेलोसिटी कितनी है? v0 बाई 2। अब तू चेक करके देख ले भैया, यहां से जब तू देखेगा तो ओमेगा फिर से निकल के आ जाएगा सर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 6, 6 बटे 5 एम एल स्क्वायर, सॉरी एल बी वी नॉट बाई एल। उसी प्रकार से आप घर पे सी पॉइंट के अबाउट, जमीन वाले पॉइंट के अबाउट कंजर्व करके लिखिएगा। अरे बात समझ में? उसके अबाउट अभी कर लिख, स्क्रीन को पॉज कर, सी वाला पॉइंट ले ले, जमीन वाला, हो गया, ठीक है, आंसर सेम आएगा। देख मैं स्टेटमेंट बोल देता हूं, कुछ स्टेटमेंट ऐसा आएगा, जमीन वाले पॉइंट जो है सी के नीचे वाला जो पॉइंट होगा उसके अबाउट आप लिख सकते हो क्या? एम वी नॉट इंटू एल प्लस 0 बराबर आईसी ओमेगा, ठीक है, आईसी ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस आ जाएगा उसमें, क्योंकि जब आप सी के अबाउट लिखोगे तो आर वेक्टर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, तो ऐसे घूमेगा, प्लस एम की जगह 2m लिखोगे, ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिख ही देता हूं, मैं आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मैं सी के अबाउट लिखूंगा तो एम वी आर इस पार्टिकल का प्लस 0 बराबर आईसी ओमेगा, आईसी कितना भाई साहब? आईसी है 5 बटे 24 एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। तो जब सी के अबाउट लिखोगे तो आर वेक्टर ये हो जाएगा, दिस इज आर वेक्टर,
ठीक है, तो ये आर वेक्टर नीचे की तरफ है और सेंट थॉमस की वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो आर क्रॉस पी तुम्हारा कैसा आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया, मतलब सारे टर्म यहां पे पॉजिटिव आने हैं, प्लस एम वी आर, आर कितना हो जाएगा सर 3L/4, ये आंसर आ जाएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो सॉल्व करके आंसर आपका सेम आएगा। मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूं, ठीक है, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एम वी नॉट 3L/4 MBL, ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा एम वी नॉट L/4 बराबर 5/24 ml² इंटू ओमेगा। प्लीज बोर्ड वर्क पे ध्यान मत दीजिएगा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सारा के लिखूं, सब आप पढ़ के आ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन मुझे अब आपको फील दिलाना है कि तू किसी भी पॉइंट का वर्ड कंजर्व कर, आंसर तेरा क्या आएगा, सेम आएगा। अब इसमें चलते हैं उस पार्ट की तरफ जो रेयरली ही शायद कहीं आपको डिस्कशन के पॉइंट पे या किसी किताब में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, या आप लोग उस पर डरते भी हो। क्या बोले सर अगर आप रॉड पे चढ़ जाए तो क्या होगा, चढ़ के देखते हैं एक बार, ठीक है। तो मान ले तू रॉड का कोई ऐसा पॉइंट पकड़ लेगा, ठीक है, जो पॉइंट मूविंग है, पहले रुका हुआ था फिर मूविंग हो गया, तो वो तो बहुत रिस्की पॉइंट हो गया, उस पर तो चढ़ना भी नहीं है, गुनाह है। क्यों? क्योंकि वो खुद एक एक्सेलेरेटेड पॉइंट हो गया थोड़ी देर के लिए, तो उसका आएगा सूडो फोर्स, सूडो फोर्स आएगा तो टॉर्क आएगा, टॉर्क आएगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि क्यों ना अपन सेंटर ऑफ मास के ऊपर चढ़ जाए, सेंटर ऑफ मास के ऊपर चढ़ जाए, सेंटर ऑफ द सिस्टम के ऊपर चढ़ जाए, अगर सेंटर ऑफ द सिस्टम के ऊपर तू चढ़ जाता है तो कोई गुनाह नहीं है। क्यों गुनाह नहीं है? क्योंकि अगर तू उसके ऊपर चढ़ा, मैं मानता हूं, ठीक है, कि पहली बात सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम जो है, ठीक है, वो खुद वो तो वैसे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वैसे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों? एक्शन अपॉन 0 है सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास इमेजिनरी पॉइंट, इसको तो इमेजिन करना पड़ेगा मनी वन। मान ले इमेजिन का सेंटर ऑफ मास है, बढ़ जाओ उसके ऊपर, चढ़ गया, क्या वो एक्सीलरेटेड है? नहीं है, क्योंकि एक्शन अपॉन 0। मान ले एक्सीलरेटेड होता भी, सूडो फोर्स देता? हाँ देता। सूडो फोर्स भी तो सेंटर मास पर ही देते हैं, हाँ, और सेंटर मास पर अगर तो सूडो फोर्स देता, उसी पॉइंट के ऊपर तो चढ़ के बैठा हुआ है, तो उसका टॉर्क क्या हो जाता? 0, और टॉर्क 0 तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता है। तो यस, तो अब मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, हवा में समझाने की कोशिश करूंगा, कैच कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ दे, काम का नहीं है, ये काम का है नहीं वैसे, ठीक है, तो ऐसे मजे ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारे बैच में अब मजे ले सकता हूं मैं, ठीक। अब ध्यान से, सेंटर मास के ऊपर चढ़ के बैठ गए, मैंने कहा हाँ, टकराने से पहले बॉल की वेलोसिटी कितनी थी? v0। सेंटर मास खुद कितने से जा रहा है? v0/2 से। तो क्या सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बॉल आगे की तरफ v0/2 से आ रही है? सेंटर मास खुद v0/2 से जा रहा है और ये v0 से जा रही है, तो ये v0 से जा रही है, v0/2 से है, तो सेंटर मास के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v0/2। तो मैं क्या लिखूंगा पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम mv/r। सेंटर मास के यहां पर होगा, इस जगह पर, जस्ट टकराने से पहले की बात कर रहा हूं, जस्ट टकराने से पहले, जस्ट टकराने के बाद। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट द सेंटर मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ठीक है सर जी। अब लिखते हैं रॉड के लिए। अब रॉड 0 नहीं लिख सकता तू, क्योंकि सेंटर मास के फ्रेम में रॉड मूविंग है, रॉड जमीन के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, टकराने से पहले रॉड रेस्ट पर है मानता हूं, लेकिन रॉड रेस्ट पर है, टकराने से पहले है ना, जमीन के रेस्पेक्ट में है ना, जमीन के रेस्पेक्ट में रॉड रेस्ट पर है, लेकिन सेंटर मास के फ्रेम में मूव कर रही है, मूव कर रही है। क्यों मूव कर रही है? क्योंकि सेंटर मास खुद मूव कर रहा है। अब वो एक बॉडी रेस्ट पर है, मैं अगर सपोज ये मान के चल, ये रॉड है, ये रॉड रेस्ट पर है, ये सेंटर मास है, ये अगर इसकी तरफ जाएगा तो रॉड पीछे की तरफ आती दिखाई देगी ना p0/2 से, तो इसका मतलब रॉड की वेलोसिटी किधर होगी? पीछे की तरफ p/2। सेंटर मास यहां पर है, रॉड का सेंटर मास कहां पर है? ये पर है। तो अब मैं सेंटर मास के बाद रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा mv/r, mv/r, यह प्लस ही आएगा क्योंकि वेलोसिटी पीछे है तो पॉइंट भी ऊपर चला गया, ठीक। सो दिस इज अ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सेंटर मास फ्रेम में, बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे? IC ओमेगा प्लस R क्रॉस MBC। R तेरा फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि आप बैठे सेंटर मास के ऊपर हो, और BC भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये जो वेलोसिटी होती है सेंटर मास की, सेंटर मास के फ्रेम में सेंटर मास की वेलोसिटी 0 होगी, तो पूरा टर्म हो गया तेरा 0। बचा क्या? IC ओमेगा 5 कितना था वो? 5/24 ml² इंटू ओमेगा। अब तू चेक करके देख लेते, अगर इसको सॉल्व करेगा तो इसको, ये 8 है तो 4 बचेगा, इन दोनों को जोड़ेगा ये आ जाएगा। अब तू देख ले भैया, 4 से इसको 6 बार काट दिया, ठीक है। ओमेगा देख ले, ओमेगा सॉल्व करोगे तो फिर से ओमेगा आपका यही निकल के आ जाएगा, ओमेगा बराबर 6/5 v0/L। ये काम करना मत, लेकिन ये बहुत रिस्की काम है, काम करना मत। मैंने ऐसी तरह को मजे मजे में फील दिला दी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके, इस पर भी सवाल और करेंगे जब मैं आपको होमवर्क दूंगा,
ठीक है। अब इसके बाद अब मान ले कोई सवाल में ऐसा ही दे दे कि भैया ये आके टकरा रहा है, ई की वैल्यू हाफ है, इसका मास m है और सपोज इसका मास m है, इसकी लेंथ है, बोले अब बताओ क्या होगा। मैंने कहा ठीक है। टक्कर के बाद मान ले इसकी वेलोसिटी होगी ये v1 और ये घूम रहा है सपोज आगे v2 से और ऐसे ओमेगा से, ठीक है। तो अब क्या करना है, मैंने कहा अब भैया कर दे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, सीधा लगा दे। तो सीधा बोलेगा यस सर। मैं शुरू कर किसके अबाउट में, किसी भी पॉइंट का अबाउट कर ले, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, दो इक्वेशन है। मान ले बी नोट से आ रहा है तो पहली मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन एम बी नोट बराबर एम वी टू प्लस एम वी वन, ये ले, ये फ्री है, फिक्स नहीं है, फ्री है। तो पहली इक्वेशन तो आपकी ये आ गई। पहला आप ये देखो वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल है तीन, 1 2 3, तीन वेरिएबल है। पूछ लेगा रॉड की वेलोसिटी बता दो v2, रॉड के ओमेगा बता दो ओमेगा, रॉड का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बता दो v2, रॉड की काइनेटिक एनर्जी बता दो हाफ एम v2 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पार्टिकल का मोमेंटम बता दो कितना होगा एम v1, पार्टिकल पर कितना इंपल्स लगा एम v1 माइनस एम v नॉट, रॉड पर कितना इंपल्स लगा एम v1 माइनस एम v नॉट माइनस लगा के, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे सवाल यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो पहली क्वेश्चन तो आ गई थी मोमेंटम कंजर्वेशन की। दूसरी कहां से आएगी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। कहाँ किसके अबाउट करोगे, मैंने कहा भैया सबसे बढ़िया पॉइंट तो यही है, जमीन वाला, ठीक है। अब ऊपर मत चढ़, जमीन पर है तो इसके अबाउट क्या लिखोगे, इसका एंगुलर मोमेंटम 0, रॉड का 0, ठीक है, बराबर। अब टकराने के बाद इसका एंगुलर मोमेंटम 0, क्यों, वेलोसिटी उसी पॉइंट से पास करके। रॉड का लिखना है बस इस पॉइंट के बाद, तो रॉड का क्या लिखोगे आई सी ओमेगा, ठीक है, माइनस एम वी आर एल बाई 2, आईसी ओमेगा प्लस आर क्रॉस एमबीसी। सिस्टम के लिए नहीं लिखा, रॉड के लिए लिखा है। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम फॉर द रॉड, ये रॉड के लिए है, आईसी ओमेगा प्लस आर क्रॉस एमबीसी, खत्म कहानी। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये हमारे इस प्रकार के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसी में रॉड की जगह वो आपको ये दे देगा, सपोर्ट डिस्क दे दिया, कहता है भैया डिस्क है, यहां से एक पार्टिकल इधर आ रहा है, एम मास का पार्टिकल है, वी नॉट वेलोसिटी के साथ आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, सवाल पूरा सॉल्व कहां हुआ, ये तो हमारी एक ही क्वेश्चन बनी है, ठीक है। ये तो हमारी ये पहली क्वेश्चन, ये दूसरी क्वेश्चन, अब तीसरी कहां से लाएंगे, तीसरी आएगी कहां से, ई की डेफिनेशन से। ई भी तो है ना, तो आप क्या लिखोगे, बोले सर अगर मैं सपोज बात करूं एलओआई है हमारी ये, तो एलओआई की तरफ ई की डेफिनेशन लगा देंगे, ई बराबर है हाफ बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जिस जगह टक्कर मारी है उस बंदे की वेलोसिटी होगी v2 प्लस एल बाई 2 इंटू ओमेगा। क्यों, इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे v2 है और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो दैट मींस आगे की तरफ इसकी वेलोसिटी हो जाएगी l बाई 2 इंटू ओमेगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। तो ई बराबर मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 प्लस एल बाई 2 इंटू ओमेगा माइनस v1, हमें लिखना है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखूंगा तो इस पॉइंट के लिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, v नॉट। क्लियर है। एडवांस पे जितने सवाल पूछे इससे भी आसान पूछे हैं, जब आप पीवाई क्यू लगाओगे तो आप खुद देखोगे। अब दिक्कत यह है कि रोटेशन वाला चैप्टर जो है, अरे बात समझ में, दिक्कत यह है कि भाई अक्सर बच्चे सोचते हैं कि रोटेशन जो है काफी मुश्किल चैप्टर है, ठीक है। दिक्कत यह है कि रोटेशन वाला जो चैप्टर है, ठीक है, बच्चों को लगता है कि एडवांस में रोटेशन का मतलब है मुश्किल सवाल, जबकि 10% सवाल मुश्किल है, हद से हद 15% मान ले, ठीक है। 15% क्वेश्चन एडवांस के मुश्किल है और वो ना होने वाले सवाल होते हैं, बेसिकली एग्जाम में छोड़ने वाले सवाल होते हैं, लेकिन बाकी 85% जो क्वेश्चन होते हैं वो स्कोरिंग होते हैं मेरी नजर में। आप अगर बढ़िया तरीके से रोटेशन पढ़े हो तो आप 85% क्वेश्चन आप जो है करके निकाल सकते हो रोटेशन में। अरे बस 85% देख लेना, अगर सपोज 50 सवाल आए ना तो 50 सवाल में देख लेना, तो 45 से ज्यादा सवाल सही करेगा तो, ठीक है, ठीक, ये चीज है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। तो ये हो गया है आपका ये वाली चीजें, ठीक है। उसी प्रकार से अब ये कर सकते हो, सपोज ये हिंज नहीं है यहाँ पर, ठीक है, रॉड ऐसे रखी हुई है, आके टकरा गई, ठीक, किस जगह टकराई, आई होप उसके बाद आप खेल सकते हो, या हिंज है तो वो भी आप खेल सकते हो, जब क्वेश्चन देंगे तो वो आप वहाँ पे कर लीजिएगा। इसके बाद ये तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड सवाल। अब चलते हैं रोलिंग पे बेस्ड सवाल, ठीक है। जैसे कुछ स्टैंडर्ड सवाल होते हैं, बोले भैया ये बता दे, मैंने यहाँ पर फोर्स एफ लगा दिया, तो फोर्स एफ लगा दिया तो बता दो रोलिंग इज फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ऐसे सवालों में हमेशा याद रखना बस 3 इक्वेशन बनती है। पहली एफ इक्वल टू एम ए बल्मा की, एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दूसरी आपकी बनेगी यहाँ पर टॉर्क की, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। और तीसरी आपकी बन जाएगी कंस्ट्रेंट मोशन की, खत्म कहानी। अब आप ये मत कहना सर टॉर्क बराबर आई अल्फा तो हम लोग फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन में लगाते थे, यहाँ कैसे लगा दे रहे हैं। मैंने कहा सुन, हमने क्या पढ़ा था अभी एंगुलर मोमेंटम सीआरटीएम में, आईसी ओमेगा प्लस आर क्रॉस एमबीसी, यही पढ़ा था। बोले हाँ सर ये पढ़ा था।
अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या लिखोगे, डीएल बाई डी टी बराबर आई सी ओमेगा का डिफरेंशिएशन अल्फा। ठीक है, याद करिए सेंट थॉमस का अबाउट होता था, सेंट थॉमस का अबाउट, ये सेंट थॉमस का अबाउट होता है, सेंट थॉमस। ठीक, ठीक है, प्लस इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहला फंक्शन बीसी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एसी, प्लस दूसरा मतलब पहला फंक्शन टू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन टू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। आर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बीसी क्रॉस एम बीसी। मैंने इस स्टेटमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब ध्यान से देख, डीएल बाई टी टी क्या हो गया, टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क। मैंने कहा ठीक है, ये पूरा टर्म क्या हो गया, वीसी क्रॉस बीसी क्या हो गया, जीरो, ए क्रॉस से जीरो होता है। मैंने कहा ठीक। अब अगर तू सेंट्रो मास के ऊपर जाके बैठेगा तो आर क्या हो गया तेरा, ये वाला आर, ये जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। समझा? समझा? ठीक है, हाँ, ये क्या हो गया, टॉर बराबर आई अल्फा। तो अक्सर बच्चे ये सोच रहे टॉर बराबर आई अल्फा तो केवल फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन के लिए लगाते हैं। अरे भाई, जब फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन पढ़ रहे होते हैं ना, तो बच्चों को बोलना पड़ता है, तब मजबूरी होती है कि फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन में यहाँ पर टॉर्क एक्सिस का अबाउट लिखना है और ये एक्सिस का अबाउट लिखना है। वो इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक्सिस वाला हिंज फोर्स भी तो है ना, अगर कोई दूसरा पॉइंट पकड़ेगा तो उसका टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वो दूसरी कैलकुलेशन थी, लेकिन 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 वो तो सही है, वो गलत नहीं है। ठीक, लेकिन आप सीक्वेंस वाइज ऐसे ही तो पढ़ते हो ना, पहले इक्विलिब्रियम पढ़ते हो, फिर इक्विलिब्रियम के बाद जो है फिक्स एक्सिस पढ़ते हो, फिर जब सीआरटीएम में जाते हैं तो सेंट्रोमास के अबाउट भी टॉर्क बराबर आई अल्फा लिख सकते हो। लिख सकते हो कि लिखते ही हैं अपन यहाँ पर। अरे बस समझ में, क्यों, मैंने आपको उसका रीजन दे दिया है। तो जब भी कभी आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि भाई आगे फोर्स एफ लगा दिया, मान के चलो डिस्क है, इसका मास एम है, इसकी रेडियस आर है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, देन फाइंड द एक्सेलरेशन, तो ए की वैल्यू एफ बाई एम तो लिख मत देना, क्योंकि अब फ्रिक्शन भी है, और बोल देगा फ्रिक्शन है और सफिशिएंट फॉर द प्योर रोलिंग है। तो ऐसे सवालों को करने का तरीका, मान लो आगे ए है, ये घूम रहा है अल्फा से, ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन पता नहीं किधर लगेगा, जहां मन करे मान ले, स्टैटिक फ्रिक्शन है, सवाल गलत नहीं होगा, मैंने पीछे मान लिया। ठीक है, तो अब तो सीधा बोलेगा कि सर पहली इक्वेशन एफ माइनस एफ बराबर एम इंटू ए, दूसरी इक्वेशन सर एफ इंटू आर प्लस एफ इंटू आर। सर ये पहली इक्वेशन तो होगी आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बराबर नेट फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर मास ऐसे जा रहा है पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन टॉर्क की, किसके, सेंटर मास के अबाउट। सर एफ का टॉर्क कितना होगा, एफ इंटू आर क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा, एफ इंटू आर क्लॉकवाइज, एमजी का टॉर्क जीरो, नॉर्मल का टॉर्क जीरो, इक्वल टू आई इंटू अल्फा, और तीसरी इक्वेशन ए बराबर आर। क्लियर है? वैसे सवाल को सॉल्व करने में इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती है, हम सीधा अल्फा की जगह ए बाई आर लिख देते हैं। ठीक है, और यहां से जो है आर से आर कैंसिल आउट करके अब दो इक्वेशन, दो अननोन, एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही सवाल मजेदार बनता है कि अगर मैं सपोज मैं कह दूं कि मैंने सेंटर पे भी एक और फोर्स लगा दिया आगे की तरफ, ये F1 है, ये F2 है, बोला अब क्या होगा, मैंने कहा अब क्या होगा, क्या आगे फोर्स कितना आ जाएगा, F1 प्लस F2 आ जाएगा, खत्म। और टॉर्क मैंने कहा इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, बाकी चीजें सेम है। ठीक है, यही सवाल और अच्छा सा प्रेजेंट किया जाए तो इसी सवाल को किसी प्लैंक के ऊपर रख दिया जाता है इस प्रकार से, ये ले भाई ऐसे रख दिया, ठीक है, ये ऐसे रख दिया, कह रहा भैया इस पर फोर्स F1 लगा दिया, अब बताओ क्या होगा, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन एनी पॉइंट, सॉरी देयर इज नो स्लिपिंग, ठीक है, बिटवीन प्लेटफॉर्म एंड द डिस्क। तो अब दोनों बंदों का एक्सलेशन बताओ, तो हम क्या करेंगे भैया, मान ले इसका एक्सलेशन आगे की तरफ A1 है, ये घूम रहा है अल्फा से, और इसका एक्सलेशन आगे की तरफ A2 है। अगर इन दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है तो इसका एक्सलेशन मैंने आगे तब A2 मान लिया। तो जब आप इसकी एफबीडी बनाने जाओगे स्फीयर की, तो आप सीधा बोलोगे कि सर स्फीयर की एफबीडी में आगे कौन लग रहा है, F, पीछे फ्रिक्शन। सब पीछे कैसे मान लिया, अब स्टैटिक है भाई, मान ले सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गलत होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और सर ये आगे है पीछे, और सर इसका एक्सेलरेशन कितना है, मैंने कहा आगे की तरफ A है, A1 मान रखा है तुमने, और ये अल्फा। तो पहली क्वेश्चन आप क्या लिखोगे, सर आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरा, जब प्लैंक की एफबीडी बनाओगे तो इस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, आगे की तरफ लग रहा होगा, दैट मींस फ्रिक्शन बराबर क्या लिखोगे, सर मास ऑफ प्लैंक मान के चलो सेम मान रहा हूं मैं, इंटू A2, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू एन। मत बोलना, बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि फ्रिक्शन स्टैटिक है और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं पता है, इसलिए फ्रिक्शन की वैल्यू कभी म्यू इंटू एन अपनी तरफ से मत पुट कर देना। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द, याद रखना वो, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। हमें नहीं पता फ्रिक्शन यहाँ पे मैक्सिमम लग रहा है, ये जितनी जरूरत है उतना लग रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितनी जरूरत है। ठीक, तो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन कहां से लिखेंगे, बोले सर तीसरी क्वेश्चन हम यहां पे लिख सकते हैं कंस्ट्रेंट की। मैंने कहा इस पॉइंट का आगे एक्सेलरेशन कितना है, A1 माइनस आर अल्फा बराबर A2।
आई थिंक 3 इक्वेशन है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन जो है यहां से सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास जो है तीन वेरिएबल है, ए, अल्फा और एफ, ठीक है। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं। नहीं नहीं, 4 वेरिएबल है भाई, ठीक है। कौन कौन वेरिएबल है? A1 नहीं पता, A2 नहीं पता, अल्फा नहीं पता और फ्रिक्शन नहीं पता। 4 वेरिएबल है, इक्वेशन आई 3, चौथी कहां से आएगी? टॉर बराबर आई अल्फा, ठीक है। तो टॉर बराबर आई अल्फा में इसके अबाउट क्या लिखोगे? टॉर। सब इसका टॉर्क हो गया 0, फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा एफ, मैंने कहा ठीक है, ठीक है, एफ इंटू आर, मैंने कहा ठीक है, बराबर आई इंटू अल्फा। खत्म कर ली। अब ये मत कहना सर आप इस पॉइंट के ऊपर जाके बैठ गए हो। मैंने कहा हाँ, इस पॉइंट का वर्ड सेंटोमास का वर्ड लिख रहे हो ना? मैंने कहा हाँ, तो सूडो फोर्स भी तो दो। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा है तो, लेकिन सूडो फोर्स देंगे तो इसी पर ही ना, सेंटोमास पर ही सूडो फोर्स देंगे, तो उस सूडो फोर्स का टॉर्क क्या हो गया? 0। इसलिए सीआरटी में सबसे बढ़िया पॉइंट सेंट्रोमास होता है। समझा मैं क्या बोला? देख, मैंने ये जो क्वेश्चन लिखी सेंट्रोमास के ऊपर जाके लिखी, इस डिस्क के सेंट्रोमास के रेस्पेक्ट में लिखी है ना। तो अब सेंट्रोमास ऊपर जाके बैठेगा, तो मैं मानता हूं यहां पर सेंट्रोमास का एक्सेलरेशन A1 है, तो सूडो फोर्स देना पड़ेगा तुझे, लेकिन वो देने की जरूरत नहीं यहां पर। क्यों? क्योंकि सूडो फोर्स का टॉर्क 0 हो गया, क्योंकि वो सूडो फोर्स इसी से ही पास कर गया, तो टॉर्क 0 हो गया। टॉर्क 0 हो गया तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अन्यथा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, F इंटू 0 प्लस सूडो फोर्स जो भी आएगा, ठीक है, इंटू 0 प्लस फ्रिक्शन इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा, ठीक है। इस प्रकार से, इसी में थोड़ा और मुश्किल सवाल बनाए तो भैया इस प्रकार का सवाल बना देंगे। पहले कभी सब्जेक्टिव में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे एडवांस में, कि भैया मान लो इस पर आगे फोर्स लगा दिया है 100 न्यूटन का, ठीक है, और इस पर सपोज आगे फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का, ठीक है। अब बता दो भैया, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग एवरीवेयर, ठीक है, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ईच एंड एवरी, ठीक है, या केवल इस पे ही लगा दिया, खत्म, ठीक। तो कैसे करेंगे? मतलब मान ले इसका एक्सेलरेशन आगे A1 है, इसका एक्सेलरेशन आगे A2 है, ये घूम रहा है अल्फा से, और इसका एक्सेलरेशन आगे A3 है। अरे बात समझ में? ठीक, ठीक है सर जी, ओके, शुरू कर लेते हैं। मैंने कहा तो ऊपर वाले में फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे F1, इस पे लग रहा होगा आगे F1। मान के चलो इस पे लग रहा है पीछे F2 और नीचे वाले पे लग रहा है आगे F2। भर भर के क्वेश्चन होंगी। ऊपर वाली क्वेश्चन क्या लिखोगे? 100 माइनस F1 बराबर मास इंटू A1, पहली क्वेश्चन। इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे? F1 माइनस F2 बराबर इस गोले का मास इंटू A2, एनएलएम की दूसरी इक्वेशन। इसके लिए क्या लिखोगे? F2 बराबर इसका मास इंटू A3, तीसरी इक्वेशन। चौथी इक्वेशन इसका अबाउट क्या लिखोगे? F1 इंटू आर प्लस F2 इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा, चौथी इक्वेशन। पांच इक्वेशन कंस्ट्रेंट की लिख दोगे यहां पर और यहां पर। यहां के लिए कंस्ट्रेंट क्या लिखोगे? या सर ये ऐसे घूम रहा है तो A2 प्लस आर अल्फा बराबर A1, और यहां के क्या लिखोगे? A2 माइनस आर अल्फा बराबर A3। अगर आई हो तो समझ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये वाले पोर्शन भी तेरे क्या हो गए यहाँ पर एक तरह से रिवाइज हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद एक और स्टैंडर्ड सवाल है जो काफी देखने के लिए मिलेगा, कि सर मान के चलो यहां से किसी एक बॉडी को आगे बी वेलोसिटी के साथ जो है, और ओमेगा बराबर मैं ऐसा कह दूं सपोज V0/3r है, इसको छोड़ दिया ऐसे, और फ्रिक्शन मैंने म्यू दे रखा है। क्या ये प्योर रोलिंग है? नहीं है, ये प्योर रोलिंग नहीं है, क्योंकि बी बराबर आर ओमेगा नहीं है। ये क्या है? सीआरटीएम है। तो सवाल पूछ लेता कि बताओ कितनी देर के बाद, ठीक है, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अभी तो स्लिपिंग है। बोले कैसे पता स्लिपिंग है? मैंने कहा इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाल। ए पॉइंट की वेलोसिटी अगर मैं आपसे पूछूं तो आगे कितना है बी और पीछे कितना है आर ओमेगा, दैट मीन्स बी माइनस आर। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? V0/3r, ठीक है, ये V0 है। तो यहां से आप क्या लिखोगे? ये आ जाएगा भैया 2V0/3। इसका मतलब ये हुआ ए पॉइंट की जो वेलोसिटी है 2V0/3 है, ठीक। तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ए पॉइंट जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। दैट मींस इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो पीछे की तरफ लग रहा होगा और काइनेटिक लग रहा होगा, ठीक है। ऐसे सवाल देखा होगा आपने कि भैया बता दो कितनी देर के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो ये स्लीपिंग, अभी तो रोलिंग नहीं है, अभी तो सीआरटीएम है, कितनी देर के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर जी एक काम कर लो, ठीक है। क्या बोले? सर जी इसके बाद यहां से मुझे वहां पहुंचना है, ठीक है। जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, मान लो उस वक्त वेलोसिटी है सपोज बी और ये घूम रहा है ओमेगा से, ये टी बराबर 0 है, तो उसने ये पूछ लिया है कि बता दो यहां पर ये टाइम कितना होगा, या उस वक्त v कितना होगा, या उस वक्त ओमेगा कितना होगा। तो अगर आपसे टाइम के साथ ही खेले तो आप सीधा बोलेगा, बोले सर एक काम करो, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? मैंने कहा v। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? बोले v0। तो सीधा लिख दो ना b बराबर u प्लस at। फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, दिख गया हमको, और फ्रिक्शन है काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो b बराबर u प्लस at लगा दो। b बराबर u प्लस at, ए कितना होगा? म्यू जी इंटू टी,
म्यू जी क्यों हो गया? क्योंकि फ्रिक्शन म्यू एम जी होगा, मास से डिवाइड कर देगा, मास मास कैंसिल आउट, तो म्यू जी बन जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया पहली काइनेमेटिक्स इक्वेशन। दूसरी उसी प्रकार से क्या लिखोगे? टॉर्क की इक्वेशन। टॉर्क बाद में क्या हो गया? ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट, मान के चलो ओमेगा नॉट है, माइनस अल्फा टी। सर ये क्यों लिख रहे हो? मैंने कहा क्योंकि टॉर्क कांस्टेंट है। तो टॉर्क कांस्टेंट क्यों है? मैंने कहा क्योंकि सेंटर ऑफ मास के पास अगर आप बात करोगे तो केवल और केवल एक ही फोर्स का टॉर्क आ रहा है, वो है फ्रिक्शन। नॉर्मल एमजी सेंटर मास से पास करके, तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा? एफ इंटू आर, और फ्रिक्शन काइनेटिक है, कांस्टेंट है, तो टॉर्क भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बोला हाँ सर जी ठीक है। तो इसका मतलब टॉर्क कांस्टेंट हो गया तो अल्फा कांस्टेंट हो गया। अब यहां पे तुम्हें खेलना पड़ेगा, सर ओमेगा बराबर कितना है? मैंने कहा ओमेगा तो बी बाई आर है। सर ओमेगा नॉट कितना है? मैंने कहा बी नॉट बाई 3 आर है, माइनस अल्फा कितना होगा? बोले अल्फा हो जाएगा सर जो भी फ्रिक्शन लग रहा है इंटू आर, दिस इज द टॉर्क अपॉन आई इंटू टी। खत्म। फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर दो म्यू एम जी, आर आर रहेगा, आई वैल्यू पुट कर दो एम आर स्क्वायर बाई 2। अगर ये डिस्क है तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, दो इक्वेशन, दो अननोन, बी नॉट सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। और अगर बी नॉट आ गया मतलब बी आ जाएगा, टी आ जाएगा सीधा एक ही लाइन में, एक ही, मुझे तो लग रहा है ऐसे एक ही लाइन में टी आ जाएगा। ये देख, ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देख फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखोगे? म्यू एम जी। आई की वैल्यू क्या लिखोगे? एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब ध्यान से देख, एम से एम चला गया, आर से आर चला गया, और यहां पर कौन है? जी। अब ध्यान से देख, ये आर ये आर ये आर कैंसिल आउट हो गया, ये क्या है घर को? ठीक है, ये इधर आके 2b नॉट बाई 3 बन जाएगा, ये निपट गया, ये ले। ठीक है, यहां से टी आ जाएगा। ठीक है, टी आ जाएगा तो अब तू यहाँ टी की वैल्यू पुट कर देगा, बी आ जाएगा, फिर ओमेगा हो जाएगा। यही क्वेश्चन आप जमीन के किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके भी निकाल सकते हो। ये तो सबको याद ही होता है, सब बच्चे वेट कर रहे होंगे मैं तो ठीक है बताओगे सर। मान लिया पॉइंट मैंने पी मान लिया, तो क्या पी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 है? हाँ सर, पी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल एमजी ऑलरेडी पी के परपेंडिकुलर है, वो कैंसिल आउट हो गए, फ्रिक्शन पी से पास कर गया, तो पी के अबाउट जब नेट टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी विल बी कंजर्व। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम पी के अबाउट कंजर्व करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। तो इसमें आपको लिखना आना चाहिए एंगुलर मोमेंट। तो आप क्या लिखोगे? बोले सर एंगुलर मोमेंटम पी पॉइंट के अबाउट क्या लिखेंगे? सर आईसी ओमेगा, अपोजिट डिस्क है, आईसी ओमेगा प्लस आर क्रॉस एमबीसी एम वी नॉट इंटू आर, दिस इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट। प्लस आ रहा है क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज है, इक्वल टू आईसी ओमेगा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा फाइनल, ठीक है, प्लस एम बी फाइनल इंटू आर। ठीक, और यहां पर बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आर ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि प्योर रोलिंग स्टार्ट होती है। क्लियर है? मेरी बात समझो, मैं यहाँ पर कोई मुश्किल सवाल करा के तुम्हें वो उसके लिए नहीं आया हूं। मैं पहले क्लियर करूँ, दिस लेक्चर इज ओनली फॉर रिवीजन। आपको याद होगा क्लास में कुछ कंसेप्ट रिवाइज करना बहुत जरूरी होते हैं, तभी आप रोटेशन के सवाल, मुश्किल सवाल तो मैं आपको दूंगा, ठीक है, अच्छे लेवल के सवाल तो मैं आपको दूंगा होमवर्क, ठीक है ना, वो सॉल्व वो करोगे आप, ठीक है, तो वहां पे और अलग मजा आएगा डिस्कशन में। अभी तो मैं आपके वो सारे पॉइंट रिवाइज करा रहा हूं जो रोटेशन में बार बार इस्तेमाल होते हैं। हमारी बात समझ में क्लियर है? चलो एक मिनट को पानी पी लेता हूँ यार। ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके जो है वो थप्पड़ मारने वाले भी होते हैं। बोले थप्पड़ मारने वाले मतलब? मैंने कहा भैया माइक कौन है ना, हमारी कौन है, ठीक है, मान लो भैया एक रॉड रखी हुई है, हमने यहाँ पे थप्पड़ मार दिया, जी इंपल्स मार दिया, ठीक है, तो बताओ इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन बता दो, कब इसकी जो है क्या, इस थप्पड़ पड़ने के बाद क्या इसकी वेलोसिटीज हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर आपने थप्पड़ मारा है, मैंने कहा हाँ भाई साहब, तो इसका मतलब सेंटर मास आगे जाएगा बी से और ये घूमेगा ओमेगा से। अब इसमें डेफिनेशंस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब अगर कोई पूछे बी बताओ क्या होगा, तो आप सीधा बोलोगे सर इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, खत्म। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि रॉड रेस्ट पे थी। सर ये तो सब ठीक है सर, सर ओमेगा कैसे निकाले? मैंने कहा अब लिखेंगे हम एंगुलर इंपल्स बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब यहां देख कितना मजा आएगा। तो किसके अबाउट लिखे? मैंने कहा भैया सेंटर मास के अबाउट लिखो, सेफ रहे, एंगुलर इंपल्स लिख रहे हैं। अब ये मत कहना सर एंगुलर इंपल्स लिख रहे हैं तो ये किसके, भाई हम जैसे इंपल्स का मतलब क्या होता था, कोई फोर्स लगा है, मोमेंटम कंजर्व नहीं कर रहे होते थे वहां पर हम लोग। यार सुनना मेरी बात ध्यान से, इंपल्स लगने का मतलब है कि मोमेंटम नॉट कंजर्व, तभी तो इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम है। उसी प्रकार से एंगुलर इंपल्स लगने का मतलब है एंगुलर मोमेंटम नॉट कंजर्व। समझा मेरी बात? एंगुलर इंपल्स का मतलब ही यही, ऐसा थप्पड़ मारा जो नचा दे, एंगुलर इंपल्स दिया तो एंगुलर मोमेंटम आ गया। ठीक, तो मैं किसके अबाउट लिख रहा हूं? सेंटर मास के अबाउट। इसका क्या होगा? एंगुलर इंपल्स जे इंटू एल बाई 2, ठीक है, इसके अबाउट, ठीक, जे इंटू एल बाई 2, ठीक है भैया। सर एंगुलर इंपल्स बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम
माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम रॉड का क्या था, 0। अब रॉड का एंगुलर मोमेंटम क्या लिखूं मैं, रॉड सीआरटीएम कर रही है, हाँ सर कर रही है, तो क्या लिखेंगे, आईसी ओमेगा प्लस एम आर क्रॉस एमबीसी। अब ध्यान सुन दो, आईसी ओमेगा क्या लिखा सर, ठीक है सर, आईसी ओमेगा प्लस आर क्रॉस एमबीसी में। अब बताओ हम लिख किसके अबाउट रहे हैं, सेंटर मास के अबाउट लिख रहे हैं, और अगर आप सेंटर मास के अबाउट लिख रहे हो तो आर तो वैसे ही 0 हो गया ना। तो ये फायदा होता है सीआरटीएम में सेंटर मास के अबाउट सारी चीजें लिखने का। तो इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अब सॉल्व करने के बाद ओमेगा निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो, आपसे इंस्टेंटेनियस सेंटर पूछा जाए वो निकाल सकते हो। इंस्टेंटेनियस सेंटर मतलब मैंने कहा देख यहां पर एक पॉइंट ऐसा होगा जिसकी वेलोसिटी आगे b, और अगर ये डिस्टेंस x है तो पीछे की तरफ x ओमेगा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो ऐसा पॉइंट जो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर है, तो b माइनस एक्स ओमेगा बराबर 0, तो x बराबर v अपॉन ओमेगा, इसको हम लोग बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर। ऑल्दो इंस्टेंटेनियस सेंटर पे सवाल भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, अभी के लिए इस पर भी ज्यादा फोकस मत कीजिए। कोई बोलता है सर इंस्टेंटेनियस सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सवाल इंस्टेंटेनियस सेंटर से हो जाते हैं, लेकिन कुछ सवाल रेयरली ऐसे भी आ जाते हैं 1%, 0.01% जो इंस्टेंटेनियस सेंटर से ही होते हैं, जल्दी हो जाते हैं वहां से। तो ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझ लो, इंस्टेंटेनियस सेंटर वो पॉइंट है जो उस इंस्टेंट पर रेस्ट पर है, और हर बिंदु, हर बॉडी का हर एक पार्ट उस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन मोशन कर रहा है। तो इसका मतलब उसके अबाउट ऑफ फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन जैसी एक कैलकुलेशन एल्गोरिथम आप लगा सकते हो। क्लियर है? इस पर भी सवाल जब हम लोग बाकी देखेंगे, जैसे एक सवाल और याद आ ही रहा है तो उठा ही लेते हैं। बोले बस मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक रॉड दे दूं ऐसी, ठीक है, ये फिसल रही है नीचे की तरफ, ठीक है, ये एक रॉड है जो नीचे की तरफ जो है, मतलब ये नीचे की तरफ आ रही है B1 से, और ये आगे की तरफ जा रहा है B2 से, ठीक है। तो बोले तो सर अब बताओ इसका ओमेगा कितना होगा, ठीक है, ये आप बता दो किसी सेंटर वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी। तो कुछ सवाल इंस्टेंटेनियस सेंटर से आसानी से बन जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इंस्टेंटेनियस सेंटर मतलब कोई बॉडी सीआरटीएम कर रही है तो उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर का मतलब होता है कि उस पॉइंट की उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी 0 है। इंस्टेंटेनियस सेंटर का मतलब ये नहीं कि उसकी वेलोसिटी हमेशा ही 0 होगी, हमेशा ही रुका होगा, नहीं, उस इंस्टेंट पे रुका हुआ है। तो फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट हम ये बोल सकते हैं कि सर वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो पॉइंट क्या है, रेस्ट पर है, ठीक। तो अब उसके अबाउट, इसका मतलब अगर वो बंदा रेस्ट पर है, बॉडी रिजिड है, तो हर बंदा हर बंदे के अबाउट घूम रहा है, तो मतलब देख ये डेफिनेशन तो बिल्कुल सही है, सब जगह चलेगी। रिजिड बॉडी का मतलब ये होता है कि हर बंदा हर बंदे के अबाउट घूम रहा है, सबका ओमेगा सेम है। तो अगर एक बंदा रुका हुआ है और सारे बंदे उसके अबाउट घूम रहे हैं, तो ये तुझे क्या फील दे रहा है, इट इज सिंपल लाइक फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन, ये तो ऐसी फील दे रहा है, ठीक। तो जो कि एक अच्छी बात है। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है कुछ बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, उन्हें मजा आता है उनको ऊपर कि हम तो इंस्टेंटेनियस सेंटर को बजा कर बैठेंगे, क्यों, बोले रुका हुआ है ना सर, सेफ हो गया एकदम, ठीक है। लेकिन रुका हुआ होने का मतलब ये नहीं कि एक्सलेशन 0 है, ठीक है, इसलिए बैठेगा तो सूडो वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर सवाल भी जो है मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, ठीक। तो लेकिन अब इंस्टेंटेनियस सेंटर निकाले कैसे, मैंने कहा जब हर बंदा, मान के चल ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसका एक इंस्टेंटेनियस सेंटर है जो उस इंस्टेंट पे रुका हुआ है, तो हर बंदा उसके अबाउट घूम रहा है। मैंने कहा हाँ, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने के लिए तुझे बस क्या चाहिए कि कोई भी दो पॉइंट मुझे मिल जाए जिनकी वेलोसिटी मुझे मालूम हो। मान के चल मुझे पता चल गया कि ये इधर B1 से जा रहा है, ये इधर B2 से जा रहा है, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई मुझे बता दे इंस्टेंटेनियस सेंटर किधर होगा इसका। तो करना कुछ नहीं है, तुझे बस इन दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, इस पे परपेंडिकुलर ये है और इस पे परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे रुक जा, ठीक है, ये ऐसे था, इस पे परपेंडिकुलर ये है, और मान ले मैं कहता हूं ये इधर जा रहा है P2 से, कोई एक रैंडम पॉइंट, तो इस पे तू परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर जिस जगह पे टकराएंगे दैट विल बी योर इंस्टेंटेनियस सेंटर। आ रही बात समझ में? तो ये तरीका होता है, आई होप आपका रिवीजन हो गया होगा। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं बात करूं इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर किधर होगा, मैंने कहा देख इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे है B2, तो इसका मतलब इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, इस पॉइंट की वेलोसिटी नीचे है B1, मतलब इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, तो दैट मींस ये इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर हो गया। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस सेंटर जरूरी नहीं बॉडी पर, बॉडी के बाहर भी आ सकता है, ठीक है सर जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने कहा भाई बताओ इंस्टेंटेनियस सेंटर के हिसाब से क्या इक्वेशन लिखोगे, मैंने कहा क्या ये वाला पॉइंट इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, बोले हाँ सर। तो मैंने कहा मान लो ये एंगल थीटा है, ये L है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L साइन थीटा। तो मैं B2 बराबर लिख सकता हूं R ओमेगा, ठीक। उसी प्रकार से सर इसके लिए क्या लिख सकते हो, B1 बराबर, मैंने कहा B1 बराबर R, क्योंकि इसके अबाउट ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, B बराबर R ओमेगा, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L cos थीटा इंटू ओमेगा। तो यहां से आप रिलेशन भी निकाल सकते हो, B2 बाई B1 बराबर tan थीटा, ठीक। तो अब अगर मैं आपसे कोई भी रैंडम पॉइंट पकड़ लूं, मैंने कहा चल इस पॉइंट की वेलोसिटी बता,
ठीक, तो आप क्या बोलोगे, बोले सर इसको इससे कनेक्ट कर दो, इस पॉइंट की जो भी वेलोसिटी होगी इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगी, इस लाइन के। हरी बात समझ में, इसलिए सेंटर की वेलोसिटी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंस्टैन्टेनियस सेंटर के कुछ कुछ क्या होते हैं मेरे भाई, फायदे होते हैं। ठीक है बंधु, ओके। तो जो है सवाल तो पता है और भी दिमाग में बहुत चल रहे हैं, जैसे एक ये भी सवाल आपको कई बार देखने के लिए मिलेगा, ये रोलिंग है, यहाँ से ऐसे थप्पड़ जे मार दिया, ऐसे थप्पड़ मारा कि अब ये प्योर रोलिंग कर रहा है, देन फाइंड एवरीथिंग, कि भैया आपने टबाक से थप्पड़ मार दिया, ये आगे जा रहा है सपोज वी से और घूम रहा है ओमेगा से, तो कैसे लिखोगे इसकी इक्वेशन, अगर ये वाली डिस्टेंस सपोज एक्स है तो आप क्या बोलोगे, आप सीधा बोलोगे कि सर पहली इक्वेशन इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, दूसरी इक्वेशन सर इसके अबाउट क्या लिखेंगे, सर जे इंटू एक्स एंगुलर इम्पल्स बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, सपोर्ट डिस्क है एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा प्लस 0 माइनस 0, प्लस 0 क्यों, आर क्रॉस एमपीसी वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक, समझ रहा है ना, इस स्पीड के साथ मुझे बताना पड़ेगा, समय कम है अपने पास। ठीक है, तो जे इंटू एक्स बराबर आई इंटू ओमेगा, ये दूसरी इक्वेशन होगी। तीसरी सर रोलिंग करा रहे हो तो बी बराबर क्या हो जाएगा, आर ओमेगा हो जाएगा, ये आपकी क्या जाएगी, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। एक क्वेश्चन और बड़ा अच्छा सा है, कारपेट वाला सवाल है। ठीक है, कारपेट वाला इस प्रकार सवाल देखने को मिले, सर मान के चलो एक कारपेट है ये, ठीक है, कारपेट है जिसका मास m है और रेडियस इसकी r है, उनका ठीक है, इसको ऐसा हल्का सा धक्का दे दिया। ठीक है, धक्का दिया होता ना, कारपेट होती ना, कारपेट है ना, कारपेट चटाई 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 को पहले रोल करके रख दिया और हल्का धक्का मार दिया तो रोल करती हुई नीचे चली जाती है वो। ठीक है, और वो आपसे पूछ ले कि सर मान लो इसकी रेडियस तो अभी r थी, अब उस टाइम पर आप सारी वेलोसिटी से सब कुछ ओमेगा बता दो जब ये r/2 रह गई, मतलब बाकी चटाई तुम्हारी कहां पर आ चुकी है, जमीन पे आ चुकी है। मुझसे डायग्राम अच्छे से बनेगा नहीं तो समझ जा कंसेप्ट। ठीक है, सब बाकी चटाई तो जमीन पे आ गई है, तो जब ये r/2 रह गई होगी तो उसकी वेलोसिटी इसका ओमेगा बता दो। ठीक है, ये भी सवाल, अब ऐसे ऐसे सवालों के तब घुसेंगे हम अब धीरे धीरे। ठीक है, ये इन्हीं की मुझे बढ़िया तरीके प्रैक्टिस करानी थी, हर तरह के सवालों की, हर तरह के सवालों की। ठीक, तो कोई बात नहीं, चटाई का अगर मैं क्रॉस सेक्शन देखूंगा तो शुरू में तो मुझे दिख रहा है ऐसा और बाद में मुझे दिख रहा है ऐसा। ठीक है, चटाई को ऐसे रोल करा दिया, चटाई का क्रॉस सेक्शन देख, शुरू में दिखेगा ऐसा, बाद में दिखेगा ऐसा। ठीक, तो मैं क्या लिखूंगा, बोले सर कुछ नहीं करना है सर, इसकी वेलोसिटी बी है, ये घूम रही है ओमेगा से, लगा दो वर्क नहीं थ्योरम। ठीक, अब इसका सेंटर मास कहां पर है, सर यहां पर है। इसका सेंटर मास कहां पर है, यहां पर है। तो ध्यान से देखो, मान लो डिस्टेंस कितनी होगी r/4, ये डिस्टेंस कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है r और इसकी रेडियस कितनी है r/2, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, सर एक ही थ्योरम है सर, वर्क नहीं थ्योरम, और तो कुछ लग ही नहीं रहा यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो शुरू हो जाओ भैया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखेंगे सर, अब ध्यान से सुनना, या तो वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर ले, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। क्यों, मैंने क्या बताया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सर, mgr, काइनेटिक एनर्जी 0, हल्का सा पुश किया है, रोटेशन का टिकट जीरो, हल्का सा पुश किया, इक्वल टू, अब मैं यहां पे लिखूं मैकेनिकल एनर्जी। अब जो कारपेट जमीन पे आ गई वो तो रेस्ट पर है, ऐसा तो ना जमीन वाली नाच रही है, जमीन वाली तो रेस्ट पर आ गई। ठीक, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सर, इसका मास कितना हो जाएगा, m/4, क्यों, इसकी रेडियस r थी, इसकी रेडियस r/2 है, एरिया 1/4 हो गया एक तरह से, तो इसका मतलब वॉल्यूम 1/, समझ गया ना, लेंथ तो सेम है अंदर तक, तो वॉल्यूम तुम्हारा जो है 1/4 हो गया। ठीक है सर जी, तो मास इसका 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो मास mgh और इसका सेंटर मास कितनी डिस्टेंस दूरी पर है सर, सेंटर मास जो है ये आप बताओ, ये r था, मैंने कहा ठीक है, ये r/2 है, तो सेंटर मास कितने ऊपर है जमीन से, r/2 ऊपर है। ठीक है सर जी, प्लस हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहां i क्या लिखेगा, बोले सर i बराबर लिखेंगे m, ठीक है, डिस्क है, ये डिस्क जैसा फील करेगी, r² बटे 2। तो देख कितनी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के यहाँ पे होने के चांसेस है। ठीक है, तो वे इस तरह के सवाल भी हम करेंगे। फिर जो पूछेगा ओमेगा पूछ रहा, ओमेगा निकाल लो, वेलोसिटी पूछा, वेलोसिटी निकाल लो। ठीक है, सेंटर मास की वेलोसिटी निकाल लो, मोमेंटम निकाल लो, जो चाहे वो निकाल सकते हो। देख भाई सवाल ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, और जो है कुछ और ऐसे क्वेश्चन भी है, अब तो मैं क्या बताऊं यार। ठीक है, चलते रहेंगे सवाल तो दिमाग में, लेकिन अब मेरे कराने से अच्छा है पहले मैं आपको होमवर्क दूं। ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करें। ठीक है, ट्राई करने के बाद फिर अपन जो है जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं, फिर अपन उसका डिस्कशन करें। क्लियर है? सो वेलकम टू द रोटेशन मोशन। ठीक है, अब हम लोग जो है, मैं आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ केपीपी के। ठीक है, अभी हमारे डीपीपी ऑपरेटर आज छुट्टी पे थे किसी इमरजेंसी रीजन की वजह से, तो आपके क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाए हैं, लेकिन मैं आपके यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन अटैच कर रहा हूँ, सिंसियर तरीके से उनको सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, मैं सपोज 20 सवाल दूँ, 25 सवाल दूँ, जितने भी दूँ आप बढ़िया तरीके से सॉल्व कीजिएगा, और फिर चलो मचाते हैं तबीयत से। और जो है, अगर आज के इस लेक्चर में मज़ा आया हो
इस 1 घंटा 40 मिनट के लेक्चर को एफिशिएंटली, ठीक है, हम लोगों ने जो है आई थिंक पूरी कोशिश करी रोटेशन मोशन एक डिसेंट लेवल तक उसको रिवाइज करने की। अगर ये सारी चीज़ समझ में आ गई हो, मज़ा आया हो, ठीक है, कितना फ़ायदा मिला हो, वो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और फिर उसके बाद हम चलते हैं। समझ गया ना तू? टेक केयर।